हेलो बच्चा लोग, आज हम देखने जा रहे हैं गाला का सैंपल पेपर 3। जो भी बच्चे 10th में मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं बेसिक, उनके लिए एक बड़ा काम का पेपर है। पहले दो पेपर ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिए हैं, तो उसे भी आप देख सकते हो जिन्होंने नहीं किया। देखो, अब जो बच्चे एनसीईआरटी की प्रिपरेशन कर चुके हैं, कंप्लीट सीख चुके हैं, उनकी इच्छा होती है कहीं ना कहीं कि हम पेपर सोल्यूशन करें। तो उनके लिए पेपर बड़े ही अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि ये पेपर काफी फेमस है। काफी सालों से इनका पेपर्स की हम बात करें तो जिनकी प्रैक्टिस करके बहुत सारे बच्चों ने अच्छा स्कोर किया हुआ है। तो आप इन पेपर्स की ट्राई कर सकते हो। नॉर्मली यही पेपर्स नहीं, आप कोई भी पेपर्स जो बोर्ड ने के रिलेटेड बना रहे हैं, है ना, कोई भी ब्रांड का, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उससे आपको पता चलता है कि कौन सा सवाल किस टाइप का वगैरह आता है। आप अपनी एरर्स वगैरह आइडेंटिफाई कर सकते हो, कौन सा टॉपिक आपका वीक है वो भी आपको उससे पता चल जाता है। चलिए बिना टाइम बिगाड़े हम यहाँ पे चालू करते हैं हमारा सैंपल पेपर 3, जिसमें यहाँ पे सेक्शन ए सभी को पता है क्या होता है। 1 से लेके 24 तक 1 मार्क्स के सवाल देखे जाते हैं, जिसमें पहला सवाल है बच्चा लोग कि इफ 1,0 is one of the solution of this equation, then value of k क्या हो जाएगी। अच्छा, मैंने कहा ये 1,0 मतलब ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू अगर इसका सोल्यूशन है, मतलब ये इसमें रख सकते हैं। तो हम यहां रख देते हैं। चलो, ये x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है, प्लस 5k इक्वल टू 18। मैंने कहा माय डियर 8 1 जा 8 उधर चला जाता है, 3 इंटू 0 तो 0, तो यहां बचा 5k इक्वल टू, देखो 8 उधर जाके माइनस होगा, 18 माइनस 8 हो जाता है 10। अगर 5 डिवाइड में जाएगा तो 5 2 जा हो जाएगा, इसका मतलब k की वैल्यू आपको 2 मिल गई। दैट मींस ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। अगले सवाल की अगर चर्चा करें तो यहां पे दिया हुआ है द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन। देखो, पहला सवाल यहाँ पे लीनियर इक्वेशन का था, अब उन्होंने क्वाड्रेटिक का पूछ लिया। बढ़िया बात है। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब हो जाता है डी, जिसकी फॉर्मूला होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। मैंने कहा देखो ए बी एंड सी यहां से बच्चा ढूंढ सकता है। इसको अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से आप कंपेयर करोगे तो आपको यहाँ पे ए की वैल्यू माय डियर चिल्ड्रन 1 मिलेगी, बी की वैल्यू -4 मिलेगी और सी की वैल्यू 7 मिलेगी। तो यही वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूंगा, तो यहाँ हो जाएगा -4 का स्क्वायर -4 ए सी। बच्चों ने कहा सर -4 का स्क्वायर तो 16 होता है। मैंने कहा 4 7 जा 28 होता है। तो बच्चा जानता है 16 माइनस 28 -12 होता है। इसका मतलब ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दिया हुआ है द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी इज व्हाट। अच्छा, मतलब कि भाई साहब यहाँ पे एपी का सवाल आ गया। याद रखना, आप सिर्फ वीडियो देखने में फोकस मत करना। आपको क्या करना है, कोई भी सवाल सामने आती पहले वीडियो को पॉज करना है और उससे ट्राई करना है कि क्या आप उसे खुद बना पा रहे हो। अगर आपसे खुद बन रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बन रहा है तो वीडियो को देख लेना। अगर बन जाए उसके बाद आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली फास्ट फॉरवर्ड करके आप उसमें चेक कर सकते हो आपका आंसर इसके साथ मैच हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो वीडियो को रिवाइंड करके वापस देख लो कि भाई किस तरीके से हमने सॉल्व किया है। देखो यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी की अगर चर्चा करें तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म a की वैल्यू k है। अगर डिफरेंस देखा जाए तो देखो 3k माइनस k मुझे 2k नजर आ रहा है, और यहाँ पे Sn का फॉर्मूला हर कोई जानता है। देखो क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। मैंने कहा भाई n/2 है ना, तो n तो एज इट इज, 2 इंटू a की वैल्यू k है प्लस n माइनस 1 इंटू d की वैल्यू क्या है 2k। अब बच्चे ने मुझसे कहा सर यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि इस टर्म और इस टर्म में मुझे 2 दिख रहा है। 2 अगर बाहर आएगा तो यहाँ पे इस नीचे वाले 2 को कट कर देगा। अब के जैसे ही अंदर आता है देखना क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा nk माइनस के। बच्चों ने कहा माइनस के प्लस के कैंसल, तो n इंटू एन हो जाएगा n स्क्वायर इंटू के। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज आर करेक्ट आंसर। आगे देखा जाए तो यहां दिया है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। मतलब ये सवाल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। देखो इसके लिए मैं कहूंगा पहले तो आप डायग्राम बना लो, है ना, क्योंकि कभी कभी हमें डायग्राम काफी मदद कर देती है। देखो यहाँ x की वैल्यू -3 है, मैंने कहा वो शायद यहाँ पे आता है, और y की वैल्यू अगर देखा जाए तो 8 है, तो सपोज ये यहाँ पे है। तो आपको पता है कि x की वैल्यू अगर -3 एंड y की वैल्यू अगर 8 है तो ये यहाँ पे आएगा। अच्छा, तो यहाँ पॉइंट आपका a है -3,8। अब उन्होंने कहा है ये y एक्सिस से दूरी। देखो उन्होंने फ्रॉम y एक्सिस कहा है, तो y एक्सिस की दूरी मतलब ये दूरी और ये दूरी बराबर हो जाएगी। मुझे पता था यहाँ ओरिजिन है, ओरिजिन से इस तरफ में 3 डिस्टेंस पे आया था, मतलब यहाँ पे भी ये हो जाता है 3। दैट मींस ऑप्शन ए इज आर करेक्ट आंसर।
अगले सवाल की अगर चर्चा करें तो यहाँ पे देखो ट्रिगोनोमेट्री का सवाल आ चुका है भाई। लोग खामखा ट्रिगोनोमेट्री से डरते हैं, मैं कहता हूँ यहाँ पे जो सवाल दिए गए हैं वो बड़े ही आसान दिए गए हैं। यहाँ पे बच्चा देख के बता सकता है सर जी सेक स्क्वायर थीटा मैं कॉमन ले लूंगा तो अंदर बचेगा यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा -1। मैंने कहा भाई सेक स्क्वायर थीटा को तू लिख सकता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा, सेक स्क्वायर थीटा -1 का फॉर्मूला होता है टेन स्क्वायर थीटा। अरे भाई ये अंदर भेजो दोनों के पास। देखो ये इधर आते ही है ना टेन स्क्वायर थीटा हो गया, ये इसके पास आते ही क्या हो गया 10 की पावर 4 थीटा हो गया। तो बच्चों ने देखा सर जी इस पर से हमें ऑप्शन सी इज आर करेक्ट आंसर लग रहा है। मैंने कहा बढ़िया बात है भाई। देखो अगले सवाल की अगर चर्चा करें तो ये दिया हुआ है इफ मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सीड्स इट्स मीन बाय 12। अरे सर जी ये क्या दे दिया। मैंने कहा देख भाई स्टैटिस्टिक्स का तो ज्यादातर फिक्स है कि एम्पिरिकल रिलेशनशिप उसे बड़ा पसंद है तो उसी को घुमा फिरा के पूछेंगे, है ना। आपको याद ही रख लेना है एम्पिरिकल रिलेशनशिप, याद है ना z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। इस पर से सवाल इनको बहुत पसंद है तो डेफिनेटली इसे याद रखना, है ना। मीन मीडियन एंड मोड के बीच का रिश्ता। अच्छा, इफ मोड मतलब z, है ना, ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सीड्स मतलब ज्यादा मीन बाय 12, मीन से कितना ज्यादा है 12। ओके, द मोड एक्सीड्स इट्स मीडियन बाय हाउ मच। अच्छा मतलब मोड मीडियन से कितना ज्यादा होगा। मैंने कहा भाई तुझे 1 मिनट याद रख लेते हैं। अब यहाँ पे मुझे ये पता था तो मैंने क्या सोचा यार ये z की वैल्यू यहां रख सकते हैं, रख के देखते हैं। देखो मुझे पता था z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार, तो z की जगह ये रख देता हूं कि भाई उसकी वैल्यू मेरे पास थी x बार प्लस 12 इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। बच्चों ने कहा इसे इधर ले लो, मैंने कहा माइनस का प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x बार ओके प्लस 12 इक्वल टू 3 मीडियन। अच्छा, सभी को 3 से डिवाइड कर देते हैं यानी कि इस 3 को यहां नीचे भेज देते हैं तो ये इसको कट मार देगा, इसके नीचे जाएगा तो 4 बना देगा, ये उधर जाएगा तो आपको x बार मिलेगा m माइनस 4। अच्छा सर इससे क्या होगा। मैंने कहा भाई तेरा काम हो जाएगा, यहां रख दे z इक्वल टू क्या था, ये था x बार प्लस 12, तो यहाँ x बार की वैल्यू मैं अगर रख दूंगा m माइनस, है ना, 4 प्लस 12, तो बच्चा जानता है भाई यहाँ 12 माइनस 4 क्या हो जाता है 8 हो जाता है। मतलब z इक्वल टू हो गया मीडियन प्लस 8। तो यानी कि हमें पता चल गया 8 डिजिट ज्यादा है, मतलब 8 नाम का नंबर है ना उतना ज्यादा है, तो यानी बी इज आर करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगला सवाल की बात करें तो देखो ये फिल इन द ब्लैंक्स जैसा दिख रहा है जिसमें हमें यहाँ ब्रैकेट में ऑप्शन दिया होता है। ठीक है, पहले ऑप्शन एमसीक्यू की तरह थे, अब ब्रैकेट में दे रहे हैं, मतलब हमारे लिए तो चांदी चांदी है भाई, बढ़िया बढ़िया। देखो दस एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस। एचसीएफ की बात करें तो देखो पहले आपको बता दूं एचसीएफ में कॉमन फैक्टर ढूंढने होते हैं। क्या ढूंढना होता है, कॉमन फैक्टर। बच्चा जानता है कि अगर मुझे एचसीएफ ढूंढना हो तो यहाँ पे 20 और 30 ये नंबर्स है जिसमें कॉमन नंबर क्या होगा 10, क्योंकि 10 2 जा एंड 10 3 जा। सर ए स्क्वायर और ए में कॉमन क्या होगा ए, बी और बी स्क्वायर में क्या कॉमन होगा बी। आप ऐसे भी समझ सकते हो एचसीएफ में हम छोटी वाली पावर उठाते हैं, ए स्क्वायर और ए में क्या होता है छोटा वाला ए। अच्छा तो यानी 10ab मतलब ये वाला है हमारा आंसर। अगले सवाल की चर्चा करें तो ये कह रहा है द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। देखो इसके जीरोस के लिए मुझे इसको बेचारे को जीरो से कंपेयर करना पड़ेगा भाई। ये उधर जाते ही क्या हो जाता है -7 का +7, ये डिवाइड में जाते ही क्या हो जाता है 7/3। इसका मतलब ये वाला हमारा आंसर। चलिए देखते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दिया है इफ 5 टाइम p of a इक्वल टू 3 टाइम p of a बार देन p of a बार इक्वल टू व्हाट। a बार जानते हो ना कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अच्छा मतलब कि कॉम्प्लीमेंट जानते हो यानी कि जो आपसे मांगा है उसके अलावा की चीजें, है ना। अगर इवेंट a अगर ऑड नंबर है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ऑड का कॉम्प्लीमेंट इवन नंबर, इवन का कॉम्प्लीमेंट ऑड नंबर। अच्छा सर यहाँ पे ये दिया हुआ है, मैंने कहा भाई सब जानते हैं कि भाई अगर आपको पता हो तो p of a प्लस p of a बार इक्वल टू 1 होता है। तो अगर आप दोनों का फॉर्मूला बना सकते हो, इसे इधर भेजोगे तो p of a का फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस p of a बार। अगर आप चाहते तो इन दोनों को एक्सचेंज भी कर सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है। नॉर्मली हमने एक्सचेंज वाला फॉर्मूला देखा होता है कि p of a बार इक्वल टू 1 माइनस p of
ए। तो ये जरा संभाल के हम याद रख लेंगे भाई। यहां पे देखो मैं रख देता हूं 5 इंटू पी ऑफ ए क्या है भाई, पी ऑफ ए की वैल्यू मेरे पास है 1 माइनस पी ऑफ ए बार, अच्छा इक्वल टू 3 टाइम पी ऑफ ए बार। अब बच्चा जानता है हमें पी ऑफ ए बार चाहिए, इसीलिए हम उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं। देखो 5 अंदर जाएगा, 5 माइनस 5 टाइम पी ऑफ ए बार इक्वल टू 3 टाइम पी ऑफ ए बार। सोचो जरा, ये उधर जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 5 प्लस 3 8 टाइम पी ऑफ ए बार इक्वल टू 5 हो रहा है। तो भाई इसको नीचे भेजो यार, तो आपका क्या मिल जाएगा, पी ऑफ ए बार इक्वल टू 5 अपॉन 8। दैट मींस दिस इज योर आंसर, है ना। तो ऐसे सवालों से हम अटेंड कर सकते हैं इस तरीके से। अब देखो यहां पे अगर देखा जाए, इफ साइन थीटा इक्वल टू टी दिया है तो कॉस थीटा मांगा है। अब बच्चे ने कहा सर हमें पता है कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कुछ कहते ये कैसे आया, अरे भाई सभी जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो मुझे कॉस चाहिए, तो ये उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अरे भाई साइन क्या था, साइन था टी, तो यहाँ पे लिख देते हैं टी स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं दोनों तरफ रूट ले लूंगा तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। अच्छा, इसका मतलब सर जी ये वाला हमारा आंसर है। हाजी ये आपका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये, सर्कल इंटरसेक्ट द सर्कल एट ब्लैंक पॉइंट। भाई टेंजेंट सबको पता है कितनी जगह छूती है, एक जगह छूती है। अगर बात करें सेकेंड की तो वो 2 जगह। यहाँ पे टेंजेंट वाला सवाल था इसलिए एक जगह छूती है, तो ये हमारा आंसर आ गया। इफ द मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन is 15, 17, 23 up to x is 23। समझिएगा यहाँ पे मोड z दिया हुआ है 23, क्योंकि लास्ट में लिखा है देखो is 23, है ना, समझने वाली बात है ये। अच्छा, मोड का मतलब क्या होता है भाई, मोस्ट रिपीटिंग डेटा। क्या होता है, मोस्ट रिपीटिंग डेटा। इसका मतलब यहाँ पे बच्चा समझ गया कि सर ये 23 है, इसका मतलब ये 23 मैक्सिमम टाइम आना चाहिए। अब यहाँ तो 2 ही बार दिख रहा है, 2 बार, तो मुझे यहाँ पे 28 भी दिख रहा है, तो फिर इसको मोड क्यों, है ना, हमने घोषित क्यों कर दिया। इसका मतलब ये जो x की वैल्यू हमें दिख रही है वो भी क्या होगी, 23 होगी। क्या होगी, 23। तो बच्चे ने कहा सर x की वैल्यू 23 होगी, इस पर से ऐसा हमें शक है। मैंने कहा शक नहीं, बिल्कुल यही होगा। उन्होंने क्या मांगा है, x प्लस 7, तो मतलब x प्लस 7, इसका मतलब 23 प्लस 7 आप करोगे तो आपको दिख जाएगा आंसर 30। दैट मींस ये वाला है आपका आंसर। तो इस तरीके से ऐसे सवालों से आप डील कर सकते हो। अगले सवाल की अगर चर्चा करें तो यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स हमें दिख रहा है, जिसमें यहाँ पे उन्होंने दिया है फॉर 2 पॉजिटिव इंटीजर a एंड b HCF ऑफ दिस। देखो HCF ऑफ a एंड b 15 दिया हुआ है, उन्होंने LCM यहाँ पे ये दिया हुआ है 162। आपको बता दूं HCF में, है ना, HCF ऑफ a एंड b की बात करें तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर होता है। HCF में क्या होता है, कॉमन फैक्टर लिखे होते हैं। और LCM की अगर बात करें तो नॉर्मली बच्चा बचपन से जानता है कि भाई LCM के अंदर ऑलरेडी HCF मतलब कॉमन फैक्टर आ जाते हैं, एज वेल एज एक्स्ट्रा जो बचे कुचे होते हैं उन फैक्टर को भी हम इंक्लूड कर देते हैं। तो इसका मतलब इसके अंदर 15 होना चाहिए था, और मैंने कहा मुझे तो नहीं दिख रहा। आप देखो 162 के अगर आप फैक्टर निकालोगे तो इसमें 5 आएगा ही नहीं, जबकि 15 के अंदर 5 था। इसका मतलब ये LCM गलत है भाई, या तो ये HCF गलत है, कोई एक चीज यहां गलत दी है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है। ये स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। उन्होंने दिया है यहाँ पे द सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मतलब भाई सभी जानते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। मैंने कहा भाई यहाँ ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 5 है, रख के देखो -5, यहाँ पे नीचे 3, दैट मींस -5/3 आना चाहिए। उन्होंने यहाँ 5/3 लिख दिया। अरे अरे ये स्टेटमेंट भी कैसा है, फॉल्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर सवाल देखा जाए तो यहां पे लिखा है अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैविंग नो सॉल्यूशन, जिसका सॉल्यूशन ना हो, इज नॉट अ कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। डेफिनेटली, है ना, वो कंसिस्टेंट नहीं कहा जाएगा, उसे इनकंसिस्टेंट कहते इसीलिए, है ना। तो डेफिनेटली ये सही है, इज नॉट अ कंसिस्टेंट लिखा है, याद रखना, इसका मतलब इनकंसिस्टेंट, इसलिए ये सही है। आगे यहां पे दिया हुआ है the probability of having 53 मंडे इन ईयर 2000, है ना, 20। अच्छा, मतलब कि 2020 तो अगर देखा जाए तो ये कैसा है, लीप ईयर है। कैसा है, लीप ईयर है। लीप ईयर में बच्चे जानते हैं 366 डेज होते हैं साल में। कितने होते हैं, 366 डेज। तो मैंने कहा यार तुझे पता है क्या 366 डेज है ना, तो पहले तो उसे हम एक काम करते, डिवाइड बाई 7 करते, क्योंकि एक वीक में क्या होते हैं, टोटल 7 दिन ही होते हैं भाई। अच्छा देखो 7 5 35, यहाँ पे 1 and 6 है, तो 7 2 जा 14,
14, तो बचे कितने दिन? 2 दिन। अच्छा, मतलब 52 वीक तो कंप्लीट आए, लेकिन 2 दिन एक्स्ट्रा बच गए। ओके, तो 52 टाइम्स कंफर्म्ड है कि मंडे आने वाला है ना। तो जो चीज हमें पहले से पता हो उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढने का कुछ मजा होता नहीं है। लास्ट 53वें टाइम, मतलब कि लास्ट एक बार मंडे कितने कैसे आ सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें मेन तो ढूंढनी है। ओके, तो सर हमारे लिए तो 2 ही ऑप्शन अवेलेबल है, इसी 2 दिन में किसी एक दिन मंडे आ जाना चाहिए। तो मैंने कहा फेवरेबल आउटकम यानी कि 2 है, और सभी जानते हैं वीक के अंदर टोटल 7 दिन होते हैं, तो आउट ऑफ 7 है ना, आउट ऑफ 7 यानी हमारा आंसर होना चाहिए 2/7। और नॉर्मली आपको बता दूं 53 मंडे हो या ट्यूसडे हो, फ्राइडे हो, कुछ भी हो, लीप ईयर में हमेशा उसका आंसर 2/7 ही आता है, और नॉन लीप ईयर में 1/7 आता है। याद रख लेना, अच्छा रहेगा। और यहाँ उन्होंने 3/7 लिखा है। ओ आप गलत हो भाई, गलत हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे सवाल कुछ इस तरीके से दिए है, आंसर द फॉलोइंग इन 1 सेंटेंस, 1 वर्ड और 1 फिगर। ठीक है, देख लेते हैं जरा। यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, देखो यहाँ पे फॉर अ गिवन ए ये दिया हुआ है A25 है ना, इसका मतलब A+24D माइनस A15 मतलब कि A+14D इक्वल टू 24। आगे उन्होंने कहा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस। मैंने कहा वो तो मिल जाएगा भाई ऑटोमेटिक, देखो ये माइनस अंदर जाएगा तो A+24D माइनस A-14D इक्वल टू 24। तो माइनस A प्लस A कैंसल, 24 माइनस 14 इज एक्चुअली 10D विच इज इक्वल टू 24। तो ये डिवाइड में जाएगा तो D की वैल्यू हो जाती है 2.4। वाह, तो ये आंसर आ गया भाई, कॉमन डिफरेंस आसानी से, क्योंकि डिवाइड में गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। यहां पे अगर देखा जाए इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अरे भाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में सभी जानते हैं कि ये जो ऑपोजिट एंगल होंगे है ना, कोई भी आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगर बनाओगे है ना, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है उसकी चारों वर्टेक्स में से है ना, चारों वर्टेक्स में से कोई सर्कल पास हो रहा है ना। डायग्राम थोड़ी सी है ना रफ होगी तो थोड़ा माफी चाहता हूं उसके लिए, क्योंकि मेरा टारगेट होता है कि मैं आपको सवाल अच्छे से समझाऊं है ना, आप अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा। चलिए यहां पे अगर देखा जाए तो सभी जानते हैं ऑपोजिट एंगल का सम है ना, एंगल A प्लस एंगल C क्या हो जाता है 180 इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब बच्चे ने कहा सर एंगल A की वैल्यू तो पड़ी है, मैंने कहा तो रख दी यहाँ पे, क्या होगा एंगल C माइनस 40 प्लस एंगल C इक्वल टू 180। बच्चे ने कहा ये दोनों मिलके बन जाते 2 टाइम एंगल C, ये उधर जाके क्या दे देता है 220। मैंने कहा ये 2 डिवाइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा 110। तो आपको एंगल C की वैल्यू 110 मिली। मैंने कहा यहाँ रख दो सर है ना, यहाँ पे रख दो, मतलब एंगल A इक्वल टू 110 माइनस 40 अगर आप करोगे क्या मिलेगा 70। दैट इज योर आंसर। चलिए देखते अगला सवाल। अगले सवाल की अगर चर्चा करें, यहां पे दिया हुआ है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव शर्ट इन अ लॉट ऑफ 400 शर्ट्स। देखो यहां पे अगर बात करें टोटल शर्ट उन्होंने दे दिए, कितने दे दिए 400। अच्छा इज दिस, अच्छा मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव, तो इसको डी बुला लेते हैं विच इज 0.035। उन्होंने कहा फाइंड द नंबर ऑफ डिफेक्टिव शर्ट। मैंने कहा ढूंढ लेंगे भाई। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल अपॉन टोटल। मेरा फेवरेबल क्या है यहाँ पे डिफेक्टिव शर्ट, तो एक काम करते हैं हम यहाँ पे है ना डिफेक्टिव शर्ट लिख देते हैं, डिफेक्टिव और अपॉन टोटल है ना, अपॉन टोटल शर्ट आप डिटेल में लिख देना। तो यहाँ पे 0.035 आएगा। मैंने कहा यहाँ पे हमें है ना नंबर ऑफ डिफेक्टिव शर्ट चाहिए, टोटल शर्ट उन्होंने दिए हुए थे, कितने दिए हुए थे 400, यहाँ पे उन्होंने कहा था भाई। अब देखो ये जैसे ही इधर जाता है ना, तो ये 4 into 100 है, तो 100 इसके पास जाते ही इस पॉइंट को 2 स्टेप इधर ले लेगा, मतलब यहाँ पे, मतलब ये 3.5 बन जाएगा। फिर 4 इससे मल्टीप्लाई जाएगा, क्या होगा फिर उसके पास क्या जाने वाला है 4 मल्टीप्लाई में। समझना, कैलकुलेशन समझना बड़ा जरूरी है। तो 3.5 into 4 करना हो तो पहले 3.5 into 2 कर दो ताकि 7 हो जाता है, फिर into 2 करो है ना, तो क्या हो जाता है 7 2 सा 14। इससे क्या होगा आपका कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा है ना। 4 को मैंने ब्रेक कर दिया 2 into 2, आपने देखा 400 को भी ब्रेक किया था पहले 4 into 100। हमेशा याद रखना ब्रेक इट टू मेक इट, कैलकुलेशन उतना आसान हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन, मतलब डिफरेंस ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन। अच्छा मैंने कहा इसको एक काम करते हैं, एग्जांपल से समझते हैं, आपके लिए आसानी हो जाएगी कि भाई उन्होंने क्या मांगा है सम ऑफ डिफरेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड देयर मीन। तो मैंने कहा मान लेते हैं हमारे पास ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है 5 10 15 है ना 20 एंड 25, ज्यादा ही लेते हैं चलो कोई इशू नहीं है। अब अगर बात करें इसके सम की,
तो इसके सम की बात करें तो देखो 25 प्लस 15 अगर करेंगे तो शायद 40 हो जाएगा, 40 प्लस ये 30 हो जाता है 70 प्लस 5 इज 75 और नंबर ऑफ डेटा मुझे यहाँ पे 5 दिख रहे हैं। तो बच्चों ने कहा सर आप मीन ढूंढना जानते हो विच इज सिग्मा xi अपॉन n, दैट मींस 75 अपॉन 5 करेंगे क्या हो जाएगा भाई ये 15। तो आपको मीन तो मिल गया। आपसे क्या मांगा है उन्होंने, डेविएशन मतलब डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्वेशन एंड मीन। ओके तो भाई इन दो सबका डिफरेंस ले लेते हैं। देखो 5 माइनस 15 करेंगे -10, 10 माइनस 15 करेंगे -5, 15 माइनस 15 0, गर्मा गर्म 0, ये हो जाता है 5, ये हो जाता है 10। अगर इसका मैं प्लस करता हूं तभी सम मिलेगा, तो सम ऑफ xi माइनस x बार करेंगे तो क्या आंसर मिलने वाला है 0। क्या बात है, मतलब है ना, आंसर 0 ही आ गया। चलिए आगे देखते हैं क्या बात है। मैच द फॉलोइंग वाले सवाल ये बड़े आसान होते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला जिसमें ज्यादातर देखे गए हैं। वॉल्यूम ऑफ कॉन की अगर चर्चा करें तो उसका फॉर्मूला सभी जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बात करें तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट सिलेक्शन हो गया भाई। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एंगल फॉर्म्ड एट सेंटर बाय मिनट हैंड व्हेन इट रिवॉल्व्ड अबाउट 20 मिनट्स। मैंने कहा भाई तुझे पता है क्या कि 60 मिनट्स अगर कोई भी है ना 60 मिनट की अगर चर्चा करें, मिनट हैंड अगर रोटेशन करता है तो उसका मतलब 360 डिग्री रोटेशन होता है। मैंने कहा भाई उन्होंने 20 मिनट्स की बात की, मैंने कहा रुक जा, तो अगर 1 मिनट की चर्चा करेगा तो इसका मतलब ये डिवाइड में जाएगा, 60 डिवाइड में जाएगा तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6, क्योंकि 0 0 कैंसिल होता है, 6 6 मतलब 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री रोटेशन होता है। सोच ले अगर 20 मिनट होंगे तो कितना रोटेशन होगा, तो इंटू 20 हो जाएगा, मतलब 20 इंटू 6 विच इज 120 डिग्री। ओके तो ये हमारे लिए आसानी हो गई, हम कह सकते हैं हमारा आंसर बी है। ओके अब उन्होंने आगे क्या दिया हुआ है देखना, ये इसका आंसर है। The angle formed at center by minute hand when it revolves 45 minutes। तो मैंने कहा 1 मिनट की जगह आप है ना 45 मिनट्स के लिए ढूंढेंगे, तो इसका मतलब यहाँ 45 इंटू 6। देखो इसे भी मल्टीप्लाई करने की ट्रिक है, आप 6 को लिख सकते हो भाई साहब 2 3 जा, क्यों 45 2 90 हो जाता है और 90 3 270 हो जाता है, जो आपके लिए आसानी बन जाती है। इसका मतलब इसका आंसर सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे सेक्शन बी आ चुका है जो बहुत ही प्यारा सेक्शन है, 2 मार्क्स वाले सवाल, लेकिन इसके भी आंसर बहुत छोटे छोटे होते हैं तो हम फटाफट निपटा सकते हैं। यहाँ उन्होंने कहा है फाइंड द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का सवाल है, जीरोस ढूंढने को बोला है, तो मैं लिख सकता हूँ 4 जीरोस 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, मतलब ये पॉलिनोमियल इक्वल टू हम क्या लिखते थे 0, पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। अच्छा तो क्या होगा 3 इंटू -4 इज एक्चुअली -12, यहाँ पे दिया है -1, तो यहाँ पे हम -12 के ऐसे फैक्टर निकालने पड़ेंगे कि -1 आ जाए। अब गांव का बच्चा जानता है कि सर जी यहाँ पे जब दोनों नेगेटिव हो तो जो भी आप फैक्टर निकालो उसमें बड़े वाले को माइनस देना। किसको माइनस देना है, बड़े वाले को। बच्चे ने कहा सर हमें पता है इसको 4 3 लिख सकते हैं, मैंने कहा बड़े वाले को माइनस दे ताकि -4 + 3 से -1 जल्दी मिल जाए। ओहो बच्चे को पता चल गया -1 को -4 + 3 स्प्लिट कर सकते हैं, तो चलो करते हैं। ये -x है ना 1 टाइम x, उसको हम -4x + 3x लिख देंगे। इससे क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे लिए आसानी हो जाएगी। 4 टर्म मिलते ही हम क्या करते थे, 2 टर्म में से कुछ कॉमन लेते थे। यहां से बच्चे ने x कॉमन निकाला तो यहाँ 3x - 4, यहां से कुछ नहीं निकल रहा था तो मैंने फॉर्मेलिटी के लिए 1 लिख दिया। क्यों, ताकि हमें पता चले कि यहाँ पे 3x - 4 हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो अंदर बचेगा x + 1 which is equal to 0। if product is 0 हम कह सकते हैं either first one is 0 और second one is 0। देखो -4 उधर जाते ही बेचारा +4 हो जाते, ये डिवाइड में जाते ही ये हो जाता है 4/3, ये उधर जाते ही हो जाएगा x की वैल्यू -1। तो ये आ गया आपका आंसर। चलिए आगे देखते हैं। Find the quadratic polynomial for which the sum and product of zeros are 0 and √5। मैंने कहा देखो भाई sum of zeros का मतलब अल्फा प्लस बीटा, product of zeros का मतलब अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे दिया हुआ है ये 0, ये दिया हुआ है √5। मैंने कहा इसको एक काम करते, इसको कंपेयर कर देते डायरेक्टली, है ना, कि भाई ये क्या होता है -b/a से बराबर, ये होता है c/a से बराबर। तो बच्चे ने कहा सर नीचे 1 तो होता है, मैंने कहा सही बात है। तो यहाँ पे बच्चे को a की वैल्यू 1 नजर आ रही है ना, और b की वैल्यू अगर देखा जाए तो 0 नजर आ रही है, और c की वैल्यू देखा जाए तो √5 नजर आ रही है। तो मैंने कहा यहाँ तो आसान हो गया। हम जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा दिखता है जब हमारे पास a b and c हो, क्या दिखता है ax² + bx + c, जिसमें a की वैल्यू 1 है तो ये x² रहेगा, b की वैल्यू तो 0 है भाई तो 0 × x, और c की वैल्यू देखा जाए तो √5 है, इसका मतलब हमें आंसर मिलेगा x² + √5। तो ये आ गया आपका आंसर। चलिए
आगे बढ़ते हैं, फाइंड द रूट ऑफ दिस बाय फैक्टराइजेशन। मतलब देखिए सेम टाइप का सवाल है, जीरोस पूछे आपसे या क्या भी पूछे, है ना। आपने देखा थोड़ी देर पहले आपने जीरोस वाला सवाल लिया था, वो भी वही था, ये रूट्स मांगा है वो भी वही है, मतलब वैल्यू ऑफ एक्स ढूंढना है ना। अल्टीमेटली कोई ज्यादा फर्क नहीं है। देखो क्या दिया है, यहां दिया हुआ ये 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो मैंने कहा 2 3 जा जानते हो आप 6 हो जाता है, और यहाँ पे है -5। आपको बता दूं जब भी नीचे पॉजिटिव और ऊपर नेगेटिव हो तो इसके जो भी फैक्टर निकालो दोनों नेगेटिव होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? दोनों नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इससे आप देखना जरा, आपको पता है 3 2 6 होता है, लेकिन दोनों को माइनस करने पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन -3 एंड -2 से -5 तुरंत मिल जाता है। ओहो, तो अब मैं -5 को क्या लिख सकता हूं? -3 एंड -2। वाह, चलिए जैसे ही चार टर्म मिलते हैं हम दो में से कॉमन निकालते थे। यहां से मैं चाहूं तो x कॉमन निकालूंगा तो ये बचेगा 2x - 3। यहां से मैं कुछ नहीं तो एटलीस्ट -1 बाहर निकालूंगा तो अंदर हो जाएगा 2x - 3। साइन चेंज हो जाती है माय डियर। ये दोनों हमेशा सेम आने चाहिए। आपको पहले भी मैंने बताया है कि अगर ये सेम आए तो आपका आंसर सही है, नहीं तो लोचा है भाई। तो इसको कॉमन निकालो जरा, सेम है इसीलिए। तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा? x - 1 इक्वल टू 0। इफ प्रोडक्ट इज 0 मैं कह सकता हूं आइदर फर्स्ट वन इज 0 और सेकंड वन इज 0। देखो -3 उधर जाती +3 हो जाता है, तो यहाँ पे 2 डिवाइड में जाती ये 3/2, ये उधर जाती x की वैल्यू क्या हो जाएगी? +1। तो आपका आंसर आपके सामने है। चलिए अगले सवाल की ओर, अगले सवाल की चर्चा करें तो यहां दिया हुआ है फॉर अ गिवन AP इफ a इक्वल टू 7 ओके एंड A13 इज 35। अच्छा, उन्होंने कहा है भाई फाइंड D एंड S13। मैंने कहा ठीक है, मुझे इतना पता है A13 का फॉर्मूला पता है, क्या होता है? A प्लस 12D। हमेशा याद रखना जो मांगा है उसके फॉर्मूला से अच्छा है आपको जो पहले दिया हो उसमें कुछ डाल दो, है ना। उसका फॉर्मूला पता है तो सबसे पहले उसमें रख दीजिए फॉर्मूला, आपको फायदा ही होगा। मैथमेटिक्स में जब भी एपी का आप कोई भी सवाल कर रहे हो या कोऑर्डिनेट का कर रहे हो, उसमें आपको पता चला कुछ चीज दे दी जिसका फॉर्मूला आपको पता था, तो पहले उसको हमेशा रखना चाहिए। वो फॉर्मूला रखने से हमेशा पहले फायदा हो जाता है। देखना यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू 7 है प्लस 12D इक्वल टू 35। ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस होते ही बनेगा 28। ये डिवाइड में जाती है डी की वैल्यू 28/12। मैंने कहा यार 3 4 एंड 7 4 होता है, इसका मतलब डी की वैल्यू 7/3। क्या बात है, एक वैल्यू मिल गई। अब देखो S13 सम ऑफ 13 टर्म, जिसमें टोटल हमारे पास लास्ट टर्म थी 13 नंबर की, तो ये अच्छी बात है, ये हमारी लास्ट टर्म भी हो जाती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे S13 का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं n/2 a प्लस एल। ओहो, तो 13/2। ए की वैल्यू देखो हमारे पास थी 7 और लास्ट टर्म थी हमारे पास 35। तो अगर मैं यहाँ पे इन दोनों को ऐड करता हूं, 35 प्लस 7 को ऐड करने पर हमें 42 मिलने वाला है, जिसको मैं 2 से कटिंग मारूंगा तो ये 21 मिलेगा। देखो 21 इंटू 13 करने जाओगे तो आपको बता दूं पहले 21 10 जा करते हैं विच इज 210, फिर 21 3 जा करते हैं विच इज 63, फिर उनको ऐड कर दो क्या मिलेगा 273। तो इस तरीके से कैलकुलेशन कीजिए, आपको अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल यहां पे कहता है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। अच्छा, लास्ट से कहा ना, मतलब पीछे से। तो मैं काम करता हूं रिवर्स इन एपी, एपी को रिवर्स कर देते क्योंकि मुझे यहां से टर्म चाहिए थी 20th टर्म। तो मैंने जैसे ही एपी को बदल दिया तो ये हो गया 253 डॉट डॉट डॉट, यहां पे आ गया 8 and 3। अच्छा सर, इससे क्या फायदा होगा? मैंने कहा अब मुझे यहां से 20th नंबर की टर्म चाहिए और मुझे बिगिनिंग से ढूंढना ज्यादा पसंद है, वो हमारे लिए अच्छा होता है। अच्छा सर, हमें दिख रहा है यहाँ ए की वैल्यू 253 है। मैंने कहा सही बात है, ओके। अब देखिए जरा डिफरेंस की अगर चर्चा करें तो कोई भी टर्म में से आगे वाली टर्म माइनस करोगे तो 3 - 8 आपको -5 दिख जाएगा। अब आपसे मांगा है 20 नंबर की टर्म, मतलब ये 20, जिसका मतलब हो जाता है a प्लस 19d। बच्चे ने कहा सर ए की वैल्यू तो 253 है। मैंने कहा बढ़िया है, और डी की वैल्यू देखो -5 है। देखो 19 5 गांव का बच्चा जानता है 95 होता है, लेकिन माइनस करते समय लोचा ना लगे इसलिए मैं आपको बता दूं पहले एक काम कीजिए, 95 की जगह डायरेक्ट 100 माइनस कर दीजिए, 5 ज्यादा, क्योंकि 253 में से 100 माइनस करोगे तो 153 होगा, लेकिन 5 ज्यादा कर दिया था ना तो अब कम भी कर दे भाई, है ना। अच्छा, इसका मतलब है कि आपने माइनस क्या किया था, ज्यादा किया था, तो थोड़ा कम कर दो। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 253 अब -95 करोगे तो आपको आंसर मिलने वाला है 158। क्यों? आपको पता था, आपने 100 माइनस कर दिया है ना, तो वापस वो 5 जो एक्स्ट्रा माइनस कर दिया उसे ऐड करना पड़ेगा। तो आप ऐसे सोच सकते हो कि ये 153 बन रहा था ना, उसमें +5 कर देते हैं,
अच्छा, इससे आपका डायरेक्ट आंसर मिल जाता है, वरना आप फॉर्मली भी माइनस कर सकते हो, वी डोंट हैव ऑब्जेक्शन, है ना। ये मैं कैलकुलेशन इसीलिए बता रहा हूं ताकि आपको थोड़ी पैटर्न समझ में आए, आप अपने हिसाब से स्पीड फास्ट फॉरवर्ड या फिर स्लो कर सकते हो, जैसी आपका, है ना, ब्रेन लेवल हो उस हिसाब से। कुछ बच्चे बहुत तेज कैलकुलेशन करना पसंद करते हैं, कुछ स्लो, कुछ एकदम स्लो, कुछ नॉर्मल, तो उस हिसाब से आप अपने कर सकते हो कैलकुलेशन यहाँ पे देख के। आगे सवाल की बात करें तो यहां दिया हुआ है फाइंड वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q इज 10 यूनिट। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन p एंड q 10 दिया है, ओके, तो मैं स्क्वायर करूंगा तो p q स्क्वायर क्या हो जाएगा 100। ओके, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर मतलब 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा y माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 100। देखो रूट मैंने इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि मैं स्क्वायर कर चुका हूं। अच्छा, यहाँ पे देखो 10 माइनस 2 क्या होता है 8, 8 का स्क्वायर 64 उधर जाएगा। अच्छा, तो क्या हो जाएगा, अच्छा तो ये बचेगा 36। दोनों तरफ रूट लेंगे तो y प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस और माइनस 6, मतलब दो पॉसिबिलिटी हो गया ना। हमसे क्या मांगा है उन्होंने, फाइंड वैल्यू ऑफ y, तो दो पॉसिबिलिटी होगी, 3 उधर जाते ही y इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस 3 प्लस 6, है ना। पता चला, एक बार प्लस लिया मैंने, ये तो उधर जाके माइनस होने वाला है, यहाँ पे ये उधर जाएगा तो माइनस 3 माइनस 6, मतलब 6 को मैंने प्लस और माइनस दो ऑप्शन में बांट दिया। 6 माइनस 3 3 होता है, माइनस 3 एंड माइनस 6 माइनस 9 होता है। तो ये आ गया आपके पॉसिबल आंसर। चलिए देखते अगला सवाल। अगला सवाल दिया है इफ 1 2 4y x 6 and 3 5 are vertices of parallelogram। ओहो, पैरेललोग्राम मतलब हम कह सकते हैं एक काजू कतरी जैसा शेप बनेगा भाई साहब। यहाँ पे इसका नाम अगर मैं पैरेललोग्राम का नाम ABCD ले लूं तो यहाँ पे उसके कोऑर्डिनेट्स है भाई साहब 1 2 एज वेल एज हम कह सकते हैं 4 y, उसके बाद हमें दिख रहा है x 6 एज वेल एज हमें दिख रहा है 3 5। ओके, उन्होंने कहा है फाइंड x एंड y। मैंने कहा सिंपल है यार, यहाँ पे तो है ना हर बच्चा जानता है कि साहब जी अगर इसकी डायगोनल ड्रॉ की जाए, अगर इसकी डायगोनल ड्रॉ की जाए तो यहाँ पे ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, एक दूसरे को क्या करती है बाइसेक्ट करती है। मैंने कहा भाई बाइसेक्ट करेगी, इसका मतलब यहाँ पे जो O होगा ना, अच्छा वो इस AC का एज वेल एज BD का दोनों का मिड पॉइंट होगा। अच्छा सर, इसका मतलब हमें पता चल गया कि मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD, है ना। अच्छा, वैसे ये सब चीजें क्लास में मैं बता चुका हूँ सारा कंटेंट, लेकिन कभी कभी क्या है कि भाई फॉर्मूलाज या मेथड्स बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए डिटेल में बताना पड़ता है ना। चलिए, अगर मिड पॉइंट ऑफ AC की बात करें तो यहाँ पे सभी जानते हैं मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, मतलब कि 1 प्लस x अपॉन 2। फिर क्या होगा y1 प्लस y2 अपॉन 2, मतलब कि 2 प्लस 6 अपॉन 2। अब BD की बात करें, देखो BD की अगर बात करें तो क्या होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, मतलब 4 प्लस 3 अपॉन 2। फिर हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2, मतलब y प्लस 5 अपॉन 2। अब इक्वालिटी कहती है दोनों तरफ सेम है भाई, x x कोऑर्डिनेट सेम, y y कोऑर्डिनेट सेम। तो अगर मैं कंपेयर कर दूंगा तो ये हो जाएगा, ये x प्लस 1 है, नीचे 2 है, ये 4 प्लस 3 7 है, नीचे 2 है, 2 2 कैंसिल, 1 उधर जाएगा तो x आपको क्या मिलेगा 6। ओहो, x आपको 6 मिल गया भाई साहब। अच्छा, 6 प्लस 2 8 है। देखो दूसरे को मैं कंपेयर कर रहा हूं, यहाँ पे नीचे 2 है, देखो 6 प्लस 2 8, नीचे 2, यहाँ पे है y प्लस 5, नीचे 2। मैंने कहा 2 2 कैंसिल, 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, मतलब आपको आंसर मिल गया है। चलिए देखते अगला सवाल। अगले सवाल की चर्चा करें तो यहाँ पे दिया हुआ है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, है ना। यहाँ पे देखो AB 24 दिया है, ओहो, BC 7 दिया है। फाइंड साइन C एंड टेन C। ओहो, साइन C एंड टेन C, तो मैंने कहा यानी C एंगल हमारा टारगेट रहेगा भाई। तो मैं पहले डायग्राम बनाऊंगा, सबसे पहले जरूरी है फोटो, याद रखना कोई ट्राइंगल था जिसमें C की जरूरत थी हमें, यहाँ कहीं पे, यहाँ पे B पे 90 डिग्री था तो यहाँ पे A आ जाएगा, जिससे ट्राइंगल ABC बन जाएगा। देखो AB की वैल्यू बच्चा जानता है 24 दिया हुआ है, साथ में BC की वैल्यू 7 दी है, पाइथागोरस ट्रिपलेट से सभी जानते हैं कितना होता है 25। अगर कोई नहीं जानता तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए हाइपोटेनियस H बुला लेता हूँ और साइड में कैलकुलेशन बता देता हूँ कि भाई H का स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होता है भाई पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस नाम के मैथमेटिशियन ने कहा था, तो जरा याद रख लेना भाई कि इसका स्क्वायर यानी 90 के सामने जो हाइपोटेनियस होती है, इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के प्लस के बराबर होता है। तो बच्चे ने कहा सर 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, दोनों को अगर प्लस करेंगे तो 625। अगर दोनों तरफ रूट लेंगे तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी 25, इसीलिए यहाँ पे देखो 25 मैंने लिख दिया था। अच्छा, हमसे मांगा क्या है, हमसे मांगा है साइन C एज वेल एज
टेन सी। साइन का फॉर्मूला बच्चा जानता है, ये होता है P बाई एच, इसका होता है P बाई P। मैंने कहा भाई इस एंगल के लिए ये हमारा परपेंडिकुलर P है, ये B है और ये H है। तो भाई मैं कह सकता हूं इसके लिए पहले P बाई एच मतलब कि क्या हो जाएगा 24/25, फिर P बाई B मतलब हो जाएगा 24/7। तो ये आ गया आपका आंसर। चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे दिया हुआ है इवेल्यूट। भाई साहब ये ट्रिगोनोमेट्री का वापस एक क्वेश्चन जो बेसिक टेबल पर से बन जाता है। यहाँ पे दिया हुआ है 5, देखो cos स्क्वायर 60, cos स्क्वायर 60 की बात करें तो ये होता है cos 60 1/2 प्लस 4 sec स्क्वायर 30। देखो sec 30 की अगर चर्चा करें तो ये हो जाता है 2/√3 माइनस देखो tan स्क्वायर 45। तो मैंने कहा tan 45 1, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने देते हैं। देखो sin स्क्वायर 30, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है जिसका स्क्वायर करना है हमें। cos स्क्वायर 30, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है जिसका हमें स्क्वायर करना है। तो आपको बता दूं यहाँ पे ये 1 का स्क्वायर तो 1, 1 5 जा 5, नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब बच्चों ने कहा सर 2 का स्क्वायर 4 है, 4 4 जा 16 है, नीचे √3 का स्क्वायर 3 है, माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 है। अब यहाँ पे देखिएगा ये 1/4 हो जाएगा प्लस यहाँ पे स्क्वायर करने पर √3 का स्क्वायर 3 और यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो आपको बता दूं नीचे 4 है, ऊपर 1 + 3 है विच इज ऑल्सो 4, तो 4/4 कैंसिल होने वाला है भविष्य में। पहले यहाँ एलसीएम ले लेते ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे। ठीक है, यहाँ पे 4 है, 3 और यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, जिसका एलसीएम दुनिया वाले कहते हैं 12 होता है। मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ देखो 4 3 जा 12 यानी कि 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, 3 5 जा 15, यहाँ 3 4 जा 12 मतलब 4 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 16 4 जा 64। अब इसके पास तो कुछ नहीं था तो 4 और 3 दोनों जाएंगे मतलब 12 जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे हमने देखा 1 + 3 और नीचे 4 कॉमन था तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, 1 हो जाता है। अब यहाँ पे बच्चा जानता है 15 - 12 इज एक्चुअली 3, 3 इसके पास अगर आप भेज दोगे है ना, 3 इसके पास भेजोगे तो ये 67 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 12, दैट मींस दिस इज योर आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है अ पोल स्टैंड इरेक्ट ऑन अ ग्राउंड। ओके, एक पोल यहाँ पे ग्राउंड पे खड़ा हुआ है तो ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारा पोल है। अच्छा आगे देखा जाए फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड विच इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ पोल, बेस ऑफ पोल यहाँ है, उससे 20 मीटर दूर पे है ना, 20 मीटर दूरी पे कोई पॉइंट है जिसका नाम मैं रख लेता हूं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए P। ओके, the angle of elevation of top of pole is found to be 60 डिग्री। अच्छा यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन होना चाहिए इस टॉप ऑफ द पोल का वो कितना है 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ पोल, क्या मांगा है उन्होंने, फाइंड हाइट ऑफ पोल। मैंने कहा जब भी हाइपोटेनियस ना दी हो, मैंने आपको पहले भी ट्रिक बताई, आज फिर से बता देता हूं, आपको क्या लेना चाहिए, हमेशा 10 ले लेना चाहिए, काम हो जाता है। अच्छा हाइपोटेनियस नहीं दी इसलिए यहाँ पे 10 ले लेंगे तो देखो आपको पता ही है इन दोनों के बीच का रिश्ता मिल जाता है। इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर साइड होती है और ये बेस होता है। तो बच्चा जानता है कि अगर मैं 10 60 लिखूंगा तो ये हो जाएगा P/B, इसका मतलब H/20। 10 60 होता है √3 विच इज H/20, ये उधर जाएगा तो H = 20 इंटू √3 विच इज 1.73। √3 की वैल्यू हर कोई जानता है, नहीं तो यहाँ दिया भी हुआ है, आप लिख लेना यहीं से। अच्छा सर ये 2 × 10 है, अच्छा ये 10 अगर इसके पास जाएगा तो पॉइंट एक स्टेप इधर चला जाएगा मतलब 17.3 हो जाएगा, फिर 2 मल्टीप्लाई में जाएगा तो 2 × 17 34 एंड 2 × 3 6, मतलब आपको आंसर मिलेगा 34.6 मीटर। तो ये आ गया आपका आंसर। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट द हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ सिलेंडर। भाई सिलेंडर जो दिया हुआ है उसके ऊपर और नीचे से उन्होंने स्कूपिंग आउट कर लिया हेमिस्फीयर। ओ मतलब सब मान लेते आइसक्रीम की कोठी है, हमने ऊपर नीचे से आइसक्रीम निकाल लिया, हेमिस्फीयर है ना, क्योंकि स्कूपिंग आउट मतलब तो भाई बच्चे को नॉर्मली आइसक्रीम की याद आ जाती है। यहाँ पे दिया हुआ है इफ The height of cylinder is 10 सेंटीमीटर। ओके हाइट यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अच्छा एंड इट्स बेस रेडियस इज 3.5 मीटर। ओहो यहाँ पे उन्होंने रेडियस 3.5 मीटर दे दी है ना, यहाँ पे अगर देखा जाए तो रेडियस दी है 3.5 मीटर। मैंने कहा देखो यार अगर दोनों सेंटीमीटर या दोनों मीटर में होते तो अच्छा रहता, बट खैर जो भी है हम दोनों का यूनिट सेम कर देते तभी कैलकुलेशन आसान रहता है। देखो इसको मीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ, इसके डिवाइड बाय अगर मैं 100 करूंगा है ना तब ये मीटर में कन्वर्ट होता है। तो देखो 100 करने पर 0 0 कैंसिल मतलब 1/10 विच इज 0.1 मीटर, 0.1 मीटर। तो ये आपको हाइट मिल चुकी है। उन्होंने कहा है फाइंड
द टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, इसका टोटल सरफेस एरिया चाहिए उनको। मैंने कहा भाई टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस आर्टिकल की अगर चर्चा करें तो यहाँ पे बच्चा जानता है ये किससे बना है। ये यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये सिलेंडर है जिसका कर्व एरिया है, देखो ये वाला सिलेंडर का कर्व एरिया है, तो मैं लिख सकता हूँ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। प्लस यहाँ पे देखा जाए तो ये भी डिप्रेशन है, ऐसा देखो ये डिप्रेशन है वो जो हेमिस्फेरिकल शेप में और 2 बार है, तो 2 बार है ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा। अच्छा चलिए जरा यहाँ पे वैल्यू रखने की कोशिश करते हैं। देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला हम जानते हैं 2 पाई आर एच होता है, और यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर होता है। अब बच्चे ने कहा सर 2 पाई आर कॉमन ले ले, मैंने कहा बिल्कुल ले ले यार, यहाँ पे 2 पाई आर अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ अंदर h बचेगा और यहाँ एक 2 बच जाएगा और यहाँ पे एक r बच जाएगा, क्योंकि r स्क्वायर में से r गया था, एक r बच जाएगा भाई। अब देखो यहाँ पे वैल्यू रखने का समय आ चुका है। अगर पाई की बात करें तो पाई की वैल्यू मुझे 22/7 लेना चाहिए, क्योंकि रेडियस देखो 3.5 दिया हुआ है, मतलब मल्टीपल ऑफ 7 है। h की वैल्यू तो भाई 0.1 ही है, प्लस 2r। अच्छा इसका डबल 3.5 का डबल क्या होता है 7। अब मैंने कहा यहाँ अगर यहाँ कटिंग करने जाओगे तो आपको मिलेगा 7 5 क्या मिलेगा 7 5। मैंने कहा 2 इंटू 0.5 करोगे तो क्या मिलने वाला है 1 मिलने वाला है। तो 1 को क्या लिखना 1 इंटू 22 इज 22 ओनली, तो यहाँ कैलकुलेशन लिख रहा हूँ 22 इंटू, अब क्या बचा है इनको ऐड करो जरा, इनको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 7.1। सर अब मल्टीप्लाई कैसे करें, मैंने कहा देखो 22 7 से अगर आप करते तो आपको मिलता 154, अगर आप 22 इंटू 0.1 करोगे तो आपको मिलेगा 2.2, अगर दोनों को ऐड करके देखोगे तो आपको मिलेगा 156.2। आपको पता है यूनिट यहाँ मीटर है, इसका मतलब आंसर इज इन मीटर स्क्वायर, आंसर इज इन मीटर स्क्वायर। तो आपकी बुक में तो सप्लीमेंट्री होती है, उसमें यहीं पे आंसर लिख देना इसी को, ताकि बहुत अच्छे से दिखे ये। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल की अगर चर्चा की जाए तो यहाँ पे ये दिया हुआ है द लार्जेस्ट स्फीयर इज कार्व्ड आउट फ्रॉम अ क्यूब ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। सभी समझ रहे हैं भाई कि अगर किसी भी क्यूब में से, है ना, मैं यहाँ पे ऐसी जरा डायग्राम थोड़ी सी बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई ये मान लेते हैं यहाँ पे, है ना, कि भाई ये इस तरीके से कोई क्यूब दिया हुआ है जिसकी साइड यहाँ पे 7 सेंटीमीटर हो, और उसमें से आप कोशिश कर रहे हो कि भाई एक स्फीयर इसमें से निकाल दिया जाए, मतलब एक इस तरीके से हम कह सकते हैं स्फीयर आपने कट आउट किया, जिसकी रेडियस कितनी हो सकती है आप खुद सोचिए, आपको अंदाजा आ जाएगा कि सर जी यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि डायामीटर इस पर से हमें 7 दिख रहा है ना, क्योंकि लार्जेस्ट कहा था, मतलब लार्जेस्ट मतलब तो साइड ऑफ क्यूब के बराबर ही होगा, उससे बड़ा तो हो नहीं सकता, इसका मतलब है डायामीटर 7 हो जाएगा, तो रेडियस हो जाता है डायामीटर का हाफ, मतलब 7/2 सेंटीमीटर। उन्होंने कहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अच्छा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की चर्चा करनी है हमें। अच्छा तो इसका फॉर्मूला तो सिंपल है भाई, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो मैंने कहा वैल्यू डाल देते हैं, चलो 4/3, पाई की वैल्यू 22/7। अच्छा आर का क्यूब मतलब कि 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। अच्छा बच्चे ने कहा सर यहाँ पे कुछ कटिंग वटिंग हो सकता है, मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है भाई, तू गौर से देख, ये 7 7 कट हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 इसे कट मार देगा, 2 इसे कट मारेगा तो 11 हो जाएगा। अब बच्चों ने क्या कहा सर हमें पता है कि 7 7 49 होता है और 49 इंटू 11 करना आसान है। मैंने कहा अच्छा बता जरा क्या हो जाएगा, तो बच्चे ने कहा सर 49 इंटू 11 करना होना तो हमें पता है पहले 49 10 करेंगे विच इज 490, फिर 1 करेंगे विच इज 49, तो अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो ये हो जाता है 539, डिवाइड में क्या है 3। अब 3 से कटिंग मारना बड़ा ही आसान है, देखो आप इसको डिवाइड करोगे तो मुझे लग रहा है 3 1 है ना, करोगे तो 2 बचेगा, ओके 3 1 करोगे तो 2 बचने वाला है, 2 3 था इसलिए 3 7 21 कर देना चाहिए, तो वापस यहाँ पे 2 and 9 बचेगा, तो 3 9 27, तो यहाँ पे वापस 27 था इसलिए यहाँ पे 2 बचेगा, 2 बचेगा मतलब 2.0 है ना, इसका मतलब 20 आएगा, 20 मतलब कि 3 6 18। अच्छा तो यहाँ आ जाएगा 179.6 है ना आंसर। यहाँ पे देखो वॉल्यूम की चर्चा हो रही थी इसलिए यहाँ यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से हमारे आंसर को डील कर सकते हैं ना, ऐसे सवालों से डील हो सकती है बहुत आराम से। यहाँ पे भी देखिएगा फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा यहाँ पे L दिया है, N दिया है, CF दिया है, F दिया है, H दिया है, ओहो सब कुछ तो दे दिया भाई, मांगा उन्होंने मीडियन है, मैंने कहा मीडियन का फॉर्मूला तो बच्चा जानता है, M इक्वल टू क्या हो जाता है L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू
एच। ओके, देखो एल की वैल्यू देखा जाए तो यहाँ पे हमें दिख रही थी क्या थी 125 रख देते हैं प्लस n/2। देखो 68 का हाफ करोगे 34 मिलेगा माइनस सी एफ कितना है 22। नीचे एफ की अगर चर्चा करोगे ये यहाँ पे 20 है और इनटू में एच की वैल्यू देखो जरा ये भी 20 है। मैंने कहा 20 कैंसल आउट हो जाता है, ये है 125 प्लस देखो 34 माइनस 22 इज 12। अगर दोनों को ऐड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 137। तो ये आ गया आपका आंसर। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल की अगर चर्चा करें तो यहाँ पे सेक्शन सी दिया है जिसमें 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं। सभी जानते हैं 3 मार्क्स वाले सवाल में हमें स्टार्टिंग में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के 2 सवाल मिलते हैं। यहाँ पे देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ही क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें लिखा है सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैंने कहा ठीक है कर लेंगे, लेकिन ये डेसिमल वाला सवाल देख के बच्चों ने कहा सर यहाँ पे ये एनसीईआरटी से मिलता जुलता है। यस, एनसीईआरटी में ऐसा एक सवाल दिया गया था जिसमें हमने क्या किया था, इसको 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया था जिससे ये इक्वेशन अच्छा बन जाए। देखो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक डेसिमल दिया हुआ है, मतलब हम कह सकते हैं पॉइंट के बाद एक नंबर दिया हुआ है तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे हमें कुछ ऐसा दिखेगा। दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। इसे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। इसे मैंने इक्वेशन 1 बुला लिया, इसे इक्वेशन 2 बुला लिया। अब देखो हमें अप्लाई करनी है सब्स्टिट्यूशन मेथड और हर बच्चा जानता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना होता है, हमें किसी भी एक इक्वेशन को सेलेक्ट करना है, उसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू बनानी है और दूसरे इक्वेशन में रखनी है। तो यहाँ पे सपोज मैं पहले इक्वेशन में से x की वैल्यू बनाना चाहूं तो देखो ये उधर चला जाएगा तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y। ये डिवाइड में जाएगा तो x इक्वल टू 13 माइनस 3y नीचे 2y। x की वैल्यू मिल चुकी है जिसे हम इक्वेशन 3 बुला लेंगे। मैंने कहा इसे कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 2 में। तो यहाँ पे लिख देता हूं भाई कि भाई पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अच्छा देखो इक्वेशन 2 क्या है, 4 इंटू एक्स प्लस 5y इक्वल टू 23। मैंने कहा x की वैल्यू थी हमारे पास 13 माइनस 3y नीचे 2। मैंने कहा भाई 2 2 सा यहाँ पे होता है और 2 अंदर दोनों के पास जाता है। देखो 2 अंदर जाएगा, 2 13 सा 26 माइनस 2 3 सा 6y प्लस में यहाँ पे 5y है इक्वल टू 23 है। मैंने कहा यार इसका आंसर -5 होता है ना, ये -y उधर जाके +y हो जाएगा, ये इधर जाके माइनस होगा। 26 माइनस 23 इज 3। आपको y की अच्छी वाली वैल्यू मिल चुकी है। एक काम कीजिए पुट इन इक्वेशन 3। अच्छी वैल्यू को याद रखना, किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो 1 2 या तो 3 में। मैं 3 में इसलिए रख रहा हूं ताकि डायरेक्ट आंसर मिल जाए। तो यहाँ पे हम रख सकते हैं x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन क्या दिया हुआ था 2। मैंने कहा y की वैल्यू हमारे पास यहाँ 3 है तो देखो 3 3 सा 9, 13 माइनस 9 करने पर आपको 4 मिलेगा, नीचे 2 होता है तो 4 डिवाइड बाई 2 इज 2। तो आपको x एंड y की वैल्यू मिल गई। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल की अगर चर्चा करें तो एक और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का वेरिएबल दिया है, मतलब वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में, जिसमें लिखा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री फाइंड देम। मतलब कि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात कर रहे हैं, एक लार्जर है एक स्मॉलर है। तो मैंने क्या किया, एक काम करते हैं, लेट लार्जर एंगल है ना, लार्जर एंगल को मैं काम कर देता हूं x मान लेता हूं एंड स्मॉलर एंगल को मैं काम करता हूं y मान लेता हूं। तो मुझे पता है दोनों का सम होगा 180। क्यों भाई, सप्लीमेंट्री दी है, उन्होंने कहा था लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। अच्छा जो ये बड़ा वाला सप्लीमेंट्री एंगल है इज एक्सीड्स मतलब मोर मतलब ज्यादा मतलब प्लस द स्मॉलर बाय 18 मतलब छोटे वाले से 18 ज्यादा है। मैंने कहा भाई x की वैल्यू मिल गई, रख दे यहाँ पे। तो यहाँ पे वैल्यू रखूंगा तो ये है y प्लस 18 प्लस y इक्वल टू 180। बच्चे ने कहा सर y प्लस y तो 2y होता है। मैंने कहा यार ये उधर जाके माइनस होगा ना तो 162 होगा, 2 डिवाइड में जाएगा तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 81। y की वैल्यू मिलते ही मैंने कहा यार इस इक्वेशन में रखते हैं, ये है इक्वेशन 2 है ना। अच्छा यहाँ पे देखा जाए तो y इक्वल टू 81 पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 बच्चे को दिख रहा है सर x इक्वल टू था y प्लस 18, y की वैल्यू 81 है, प्लस 18 करोगे तो देखो यहाँ पे आंसर मिलेगा आपको 99। तो इस तरीके से आप दोनों एंगल्स की वैल्यू ढूंढ सकते हो। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल यहाँ पे हमें एपी का नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे एपी लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे लिखा है हाउ मेनी टर्म्स, कितनी टर्म्स, मैंने कहा नंबर ऑफ टर्म्स मांगी है, n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं ऑफ
this sequence must be taken so that their sum will be 78. sum मतलब SN 78 दिया हुआ है और यहाँ पे AP दिया, तो मैंने कहा A की वैल्यू 24 लग रही है और डिफरेंस देखो जरा 21 माइनस 24 है ना, मतलब A2 माइनस A1 क्या मिलता है, -3। मुझे SN दिया हुआ है। देखो जब भी जो चीज दी हो और उसका अगर आपको फॉर्मूला पता है, तो एपी के अंदर मैंने पहले भी बताया था, आज भी बता रहा हूं, उसका हमेशा पहले फॉर्मूला रख देना चाहिए कि भाई SN दिया है लेकिन उसका मुझे फॉर्मूला पता है तो मैं जरूर रखूंगा। SN का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखो SN की वैल्यू थी 78, यहाँ पे था n/2 2a। अच्छा 2a मतलब इसका डबल, तो भाई ये होता है 48 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू देखो जरा -3 है, तो रख देते हैं भाई। देखो 2 यहां पे जाना चाहता है तो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 156। मैंने कहा यहां पे ये अंदर मल्टीप्लाई होगा है ना, तो ये 48 -3n माइनस माइनस +3, क्योंकि ये यहां पे और यहां पे जाता है। अब बच्चे ने कहा सर ये दोनों का सम आपको पता है, मैंने कहा बिल्कुल यार 51 होता है, तो चलो यार कुछ कर लेते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा 51 -3n, ये अंदर जाना चाहता है तो यहाँ पे आपको शायद कुछ ऐसा मिलेगा 156 इक्वल टू क्या हो जाएगा 51n माइनस 3n²। मैंने कहा यार तुम सब इधर आ जाओ, सब के सब इधर आ जाओ, तो ये दिख जाएगा 3n² माइनस 51n और यहाँ पे था प्लस में 156 इक्वल टू 0। यहां 3 कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा n² माइनस 17n और यहाँ पे प्लस में आपको मिलेगा 52 इक्वल टू 0। देखो 3 डिवाइड में जाएगा तो आपको मिलेगा n² माइनस 17n प्लस 52 इक्वल टू 0। अब बच्चा जानता है इसके फैक्टर निकालना है, मैंने कहा बिल्कुल यार, अगर आपको इसके फैक्टर निकालने तो क्या करना पड़ेगा, देखो 52 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिससे माइनस है ना 17 आ जाए एडिशन करने पर या सब्ट्रैक्शन करने पर। तो उसको अगर आप ट्राई करोगे यहाँ साइड में कि भाई 52 के ऐसे फैक्टर निकालो कि जिससे -17 आ जाए, तो हर बच्चा जानता है कि सर जी हमें कुछ पता है। देखो जरा याद कीजिए जरा, 13 4 आपको पता था और पहले भी मैंने बताया और आज वापस बता रहा हूं, नीचे पॉजिटिव और ऊपर नेगेटिव हो तो दोनों को माइनस साइन दीजिए और चेक कीजिए -13 एंड -4 -17 दे देता है। ओहो, तो बच्चे ने है ना यहाँ पे लिखना चालू कर दिया, सर -17 को हम स्प्लिट करके लिखेंगे -13n -4n और प्लस में 52 एज इट इज इक्वल टू 0। मैंने कहा भाई याद कर, 4 टर्म देखते ही बच्चा क्या करता था, यहाँ पे दो टर्म में से कॉमन लेता था। यहां से अगर आप n कॉमन लोगे तो आपको n-13 मिलेगा, यहां से -4 कॉमन लोगे तो n-13 मिलेगा। अगर आप यहां गौर से देखोगे तो n-13 दिख रहा होगा, अगर सेम आया मतलब आपने सही फैक्टर निकाला है, अगर कुछ भी लोचा लगा इसका मतलब आपने कुछ यहाँ पे लोचा किया है, समझ लेना। तो यहाँ पे मैं इसको कॉमन निकाल रहा हूं, तो n-13 कॉमन लेने पर मुझे n-4 मिलेगा। इफ प्रोडक्ट इज 0, आइदर फर्स्ट वन इज 0 और सेकंड वन इज 0। देखो ये उधर जाएगा तो n इक्वल टू 13 हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो n इक्वल टू 4 हो जाएगा। बच्चे ने कहा सर 2 आंसर आ रहे हैं, मैंने कहा ये पॉसिबल ही नहीं है। सर क्यों पॉसिबल नहीं है, आपको कैसे पता चला कि यही आंसर आएगा? मैंने कहा भाई तू देख, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा ना सम 78 आना चाहिए। मैंने कहा यही मुझे दिख रहा है 24 है, बाद में 23 है, मतलब नंबर्स ऑलरेडी बड़े बड़े नंबर्स है कि 24 थ्रीजा करें ना तो भी 72 हो जाता है, मतलब कि 4 टर्म के आजू बाजू में आंसर आ ही जाना चाहिए, पता चल जाता है, 13 टर्म्स की जरूरत पड़ने वाली नहीं है, इसलिए ये हमारा आंसर है ना। चलिए देखते अगला सवाल। अगर अगले सवाल की अगर चर्चा करें तो यहां दिया है फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट दिस xy इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट एज वेल एज दिस पॉइंट। समझिएगा, कुछ को समझ में नहीं आता रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है। रिलेशनशिप का मतलब होता है ऐसा इक्वेशन या जो भी चीज आपको दी है जिसमें x एंड y अवेलेबल हो, वो अवेलेबल हो, समझना, चाहे एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड हो या दोनों एक साइड हो, है ना, ये होता है रिलेशन। चलिए यहां पे दिया है ये पॉइंट, इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं P ऑफ x, y विच इज इक्वी डिस्टेंट। इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल दूरी पे है कोई 2 पॉइंट से A एंड B से, जिसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 3 6 एंड -3, 4 है। अब बच्चे ने कहा सर इक्वी डिस्टेंस का मतलब तो वही हो गया ना PA इक्वल टू PB। यस, ये डिस्टेंस PA है, ये डिस्टेंस PB है, अगर दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा PA² इक्वल टू PB²। अब देखो यहाँ पे अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हो तो आपको पता है स्क्वायर किया है मतलब रूट लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए देखिए जरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x -3 का स्क्वायर प्लस y -6 का स्क्वायर इक्वल टू PB। यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x माइनस माइनस प्लस 3
उसका स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर, है ना। अगर आपने यहीं पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया तो रूट लिखना पड़ेगा, फिर स्क्वायरिंग करके रूट निकालोगे तो यही आंसर मिलेगा। किसी भी तरीके से करो आंसर यही मिलने वाला है। चलिए अब देखो जरा a माइनस बी होल स्क्वायर आपको ओपन करना है, विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, यहां पे होगा y स्क्वायर माइनस 12y प्लस हो जाएगा 36, यहां पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस यहां पे 6x प्लस आएगा 9, यहां पे हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 8y प्लस आ जाएगा 16। अच्छा ये देखो y स्क्वायर x स्क्वायर उस तरफ जाता ना तो इसके साथ कैंसल आउट हो जाता। मैंने कहा ठीक है, एक काम करते हैं माइनस 6x को उधर ले जाते तो माइनस उधर जाके प्लस होगा, 6 और 6 हो जाएगा 12। अच्छा ये माइनस 12 उधर जाके प्लस होगा तो 12 माइनस 8 क्या हो जाता है 4y। अब अगर देखोगे तो 9 उधर जाके 9 के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, 36 उधर जाके माइनस होगा तो 16 माइनस 36 होता है माइनस 20 विच इज इक्वल टू 0। अब बच्चे ने कहा सर 4 कॉमन ले लीजिए, ये मिलेगा 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0, ये नीचे चला गया तो आपको मिलेगा 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। तो सर बच्चे ने कहा सर ये तो इक्वेशन मिल रहा है। मैंने कहा ये इक्वेशन मिल रहा है ना, यही रिलेशन है। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, इसको उधर भेज के लिख सकते हो, या y इक्वल टू क्या होगा ये भी लिख सकते हो। कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं सर ये इधर जाएगा तो y इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 3x, इसे भी रिलेशन माना जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगर अगले सवाल की बात करें, यहां दिया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। सर ये भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, आगे भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। मैंने कहा बिल्कुल, तो इसीलिए तो इस चैप्टर को टारगेट हमने किया है कि इसको भी हमें है ना अच्छे से कर लेना चाहिए। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन। क्या कहा उन्होंने, ट्राई, ट्राई मतलब तीन, सेक्शन मतलब टुकड़े, तीन टुकड़े करने हैं भाई। अच्छा ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस ए एंड बी। तो मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे ये ए एंड बी को लिख लेते हैं, है ना। लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी जिसमें ए की वैल्यू थी 2, -2 और बी की वैल्यू थी -7, 4। मैंने कहा इसके तीन टुकड़े करने के लिए बालक को हमें 2 पॉइंट की जरूरत पड़ती है, एक होता है P, एक होता है Q। इससे यहाँ पे 3 टुकड़े हो जाएंगे। अच्छा मैंने कहा यार तुझे पता है ये हिस्सा अगर मैं 1 ले लूं तो ये हिस्सा भी 1 होगा, ये हिस्सा भी 1 होगा। तो अगर मैं P के लिए रेशियो ढूंढने जाऊंगा तो कोई भी कह सकता है सर ये 1 है और ये हिस्सा 2 है, तो भाई पता चल गया रेशियो। तो यहां पे लिख सकते हैं फॉर पॉइंट P ऑफ x, y जो रेशियो मिलने वाला है वो होगा 1:2। अगर Q की बात करें तो हो जाएगा 2:1। अच्छा सर जी तो ये P ऑफ XY का फॉर्मूला क्या होगा। मैंने कहा जब भी तुम्हें रेशियो दिया हो, ये रेशियो होता है m/n, तो इसका फॉर्मूला सभी जानते हैं क्या होता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। यहां पे हो जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब गौर से देखिएगा, आपको पता होना चाहिए कि ये है हमारा x1 y1, ये है हमारा x2 y2, लेकिन वैल्यू हम रखने वाले हैं हमेशा पहले mn की। जब भी सेक्शन फॉर्मूला आए पहले आप हमेशा क्या करो, mn की वैल्यू रखो। अच्छा सर कैसे रखेंगे, मैंने कहा देख यहाँ पे तेरे को ट्रिक बता देता हूं, अच्छा रहेगा। mn की वैल्यू 1 और 2 है तो यहाँ पे लिखोगे 1 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट 1 प्लस 2, फिर 1 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट 1 प्लस 2। अगर ऐसे करोगे तो फायदा रहेगा और गलती होने के चांस कम है। देखो यहाँ पे x2 x1 मतलब आपको x के कोऑर्डिनेट पीछे से उठाने, y के कोऑर्डिनेट पीछे से उठाने, क्योंकि पीछे x2 y2 होता है। देखो यहाँ पे x2 x1 मतलब कि यहाँ पे पहले में हमें x2 x1 लिखना होता है और बाद में y2 y1। तो देखो -7 और 2 तो यहाँ लिखेंगे -7 यहाँ 2, फिर y कोऑर्डिनेट के लिए 4 और -2 तो यहाँ हो जाएगा 4 और -2। देखिए जरा -7 प्लस 4 क्या होता है, -7 अगर +4 करोगे तो ये हो जाएगा -3, नीचे 1 + 2 हो जाता है 3। यहां पे देखो 4 - 4 ये तो 0 हो गया, ओ भाई ये कैंसल आउट हो गया, -1 देगा तो हमें आंसर मिलेगा -1, 0। अच्छा ये मिला -1, 0। अब मैंने कहा यार मुझे चलो एक आंसर तो मिल चुका है ना, -1, 0 मिल चुका है। अब मुझे इतना पता है कि ये अगर ध्यान से इस लाइन को देखिए, पीबी लाइन को देखोगे तो यू विल रियलाइज इसके ऐसे 2 टुकड़े हो रहे हैं, जो कौन कर रहा है, क्यू कर रहा है, मतलब क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ पीबी। ओहो तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि क्यू ऑफ x डैश y डैश की अगर चर्चा करें तो इट इज मिड पॉइंट ऑफ पीबी। अच्छा मिड पॉइंट ऑफ पीबी, बच्चे ने कहा सर मिड पॉइंट का फॉर्मूला तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 विच इज -1 -7 अपॉन 2, फिर y1 प्लस y2 अपॉन 2 मतलब 0 प्लस 4 अपॉन 2। अब देखो -1 -7 इज -8 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो -4 होगा और 4 डिवाइड बाई 2 तो 2 होता है। तो इस तरीके से हमें ऐसे सवालों से डील
कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जिसका हमें कब से इंतजार था, सर्कल का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हम कह सकते हैं कि थियरम के अलावा किसी सवाल को अगर आपको टारगेट करना हो तो इसे कर सकते हो, क्योंकि बहुत प्यारा सवाल है और बहुत बार पूछा जा चुका है। कोई भी बोर्ड हो, आप समझिएगा, आप एनसीईआरटी से रिलेटेड अगर सिलेबस पढ़ रहे हैं तो इस सवाल को छोड़ना नहीं है, क्योंकि थियरम के बाद इसका नंबर आता है वही। अच्छा सर कैसे करेंगे? मैंने कहा देखो सिंपल तरीके से बता देता हूं, आप इसे करोगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है कि भाई अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। तो बच्चे को दिख रहा है कि यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल ऐसे ड्रोन है कि जिसमें सर्कल उसकी सभी साइडों को छू रहा है, एक ही बार छू रहा है, इसका मतलब सभी साइडें टेंजेंट है। क्या है? टेंजेंट है। और हर बच्चा जानता है कि यहाँ पे ये एक्सटर्नल पॉइंट है। क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी आप टेंजेंट बनाते हो बालक, जो भी टेंजेंट बनाते हो उसकी लेंथ नॉर्मली कैसी होती है? इक्वल होती है। कैसी होती है? इक्वल। और इसी को लेंथ ऑफ टेंजेंट बुलाते हैं, पूरी को नहीं भाई, ये इतनी हिस्सा लेंथ ऑफ टेंजेंट है। अच्छा तो सर इसका मतलब तो ये है कि ये दोनों इक्वल होंगे। मैंने कहा बिल्कुल, तो इसे x बुलाओगे तो ये हिस्सा भी x हो जाएगा। तो बच्चे ने यहाँ पे जो प्रूफ करना था है ना, वो यहाँ पे आपको दिख ही रहा है कि ये हमें प्रूफ करना है। तो मैंने कहा ठीक है चलो अभी पहले लिख देते हैं प्रूफ के अंदर कि आपको क्या क्या पता चल रहा है। तो प्रूफ के अंदर बच्चे को पता चल रहा है कि सर ये दोनों इक्वल है। तो मैं कह सकता हूं, यहाँ पे लिखेगा बच्चा AP इक्वल टू AS इक्वल टू X होने वाला है। मैंने कहा साथ में देखना, यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो आपको दिखेगा सर ये B से P की दूरी और B से Q की दूरी ये भी हमें इक्वल दिख रही है। मैंने कहा सही है, इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसी होती है? इक्वल होती है। एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी लेंथ ऑफ टेंजेंट आप बनाते हो वो इक्वल होती है। तो मतलब ये BP एंड BQ इक्वल हो गया, जिसको मैं Y बुला लेता हूं। क्या बुला लेता हूं? Y। तो इसका मतलब ये BP इक्वल टू BQ इक्वल टू Y। अब साथ में बच्चे ने कहा सर सिमिलरली हमें पता चल चुका है कि यहाँ पे ये जो लेंथ होगी ये भी इक्वल होने वाली है। तो मैंने कहा लिख दो, इसका नाम Z लिख दो, इसका नाम भी Z लिख दो। तो हम लिख सकते हैं CQ इक्वल टू CR। ओके, CQ इक्वल टू CR इक्वल टू Z। सिमिलरली आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। देखो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो हिस्सा है इसको अगर मैं है ना W बुला लूं, अच्छा तो ये हिस्सा भी क्या हो जाने वाला है? W। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये DR इक्वल टू DS इक्वल टू W बाई थियरम, है ना, ये इक्वल होने ही वाला है। तो बच्चे ने कहा सर ये तो कर दिया, हमें तो ये प्रूफ करना है। मैंने कहा भाई इतना कर लिया ना तूने, मतलब खेल खेल गया तू, तेरा आंसर बन गया। देख जरा यहाँ पे हम कह सकते हैं LHS में दिया है AB प्लस CD। तो जरा तू AB प्लस CD को याद कर। AB किससे बना है? AB बना है माय डियर X और Y से। तो लिखो जरा, ये है X प्लस Y प्लस में देखो यहाँ CD दिया है, AB की वैल्यू हो गई। CD की चर्चा करें, CD किससे बना है? ये रहा CD जो बना है W और Z से। तो मैंने कहा यहाँ लिख दो W एंड Z। अब चाहो तो इसे इक्वेशन 1 बुला सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट यहां से आंसर बना सकते हो। कैसे? आप जरा गौर से देखिएगा, यहाँ पे अगर मैं इन दोनों की पैर बना लूं, तो दिखेगा आपको X प्लस W प्लस Y प्लस Z। तो बच्चों ने कहा सर आपको नहीं लग रहा आपने X प्लस W को कहीं देखा है? मैंने कहा बिल्कुल आपने देखा है, गौर से देखिए जरा। आप अगर देखोगे तो ये X और W मिलके क्या बना रहे हैं? ये AD बना रहे हैं। तो चलो मैंने इसका नाम AD रख लिया। प्लस में Y और Z, देखो जरा ये Y और Z मिलके क्या बना रहे हैं? ये वाली लाइन, मतलब कि BC विच इज एक्चुअली योर RHS। देखिए जरा यहाँ पे आप गौर से देखोगे आपको RHS दिख जाएगा। हाँ, तो इस तरीके से ऐसे सवालों को आप खेल सकते हो, खेल में याद रख सकते हो। इतना आसान सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भाई अगला सवाल सर्कल का एकदम धांसू सवाल हम कह सकते हैं। इस टाइप का सवाल आई थिंक एग्जांपल्स में आपको देखने को मिलेगा और बहुत ही मजेदार सवाल है, जिसमें इसको मैं सर्कल की जगह ट्रायंगल का सम कहूंगा, क्योंकि ट्रायंगल की मदद से करेंगे तो बहुत आसानी रहेगी, नहीं तो हमें पाइथागोरस में बहुत मेहनत लग सकती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं जरा इस सवाल को कैसे अटेम्प्ट करना है, उस पर आते हैं। PQ इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। ओके, मुझे दिख रहा है ये PQ कॉर्ड है। अच्छा ये कॉर्ड है तो यहाँ पे बाइसेक्ट होगी भाई, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री होता है, सबको पता है। अच्छा तो ये 4 हो जाएगा, तो ये भी 4 हो जाएगा। हाँ है ना, ऑफ रेडियस 5। मैंने कहा रेडियस 5 तो लिखी हुई है। अच्छा आगे उन्होंने क्या दिया है, देखो द टेंजेंट एट पॉइंट P and Q। अच्छा P and Q पे यहाँ टेंजेंट बन रही है, देखो TP and TQ। फाइंड द लेंथ ऑफ TP, फाइंड द लेंथ ऑफ TP, ये वाली लेंथ चाहिए। तो एक काम करते हैं, मैंने कहा इसका नाम कुछ रख लेते हैं, जैसे इसका नाम मैं रख ले रहा हूं थोड़ी देर के लिए X।
इसका नाम रख लिया मैंने एक्स की, भाई मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, है ना। सबको पता चल गया टीपी चाहिए मतलब आपको एक्स चाहिए, तो भाई आराम से ढूंढ सकते। देखिएगा कैसे। बच्चे ने कहा सर आपको ये बारे में कुछ पता है, इसके बारे में? मैंने कहा हाँ पता है भाई, सभी जानते हैं कि यहाँ पे अगर इस हिस्से को मैं कुछ बुला लूं, लाइक इस हिस्से को अगर मैं एक्स बुला लूं, तो हमें पता है कि यहाँ पे ये 4 हो ये 5 हो, तो ये होने वाला है 3। क्या होने वाला है? 3। क्यों? 3 4 एंड 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट है भाई। और फिर भी किसी को ना पता हो, तो एक काम कर सकता है, थोड़ी देर के लिए इतने हिस्से को कुछ भी नाम दे दो, लाइक y दे दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। यही पे लिख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम कहता है 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये इधर आएगा, देखना जरा, ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 25 माइनस 16 इक्वल टू y स्क्वायर। अच्छा 25 माइनस 16 क्या हो जाता है? 9। तो दोनों तरफ रूट लेंगे तो y की वैल्यू 3। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 3 क्यों आई पता चला। जिनको अगर ना पता हो पाइथागोरस ट्रिपलेट, उनके लिए मैंने ये कैलकुलेशन दिखा दिया। समझ में आ रही है बात? अगर देखा जाए तो आगे यहाँ पे देखिए, अब मुझे ट्राइंगल ये दिख रहा है जो बहुत प्यारा है और जिसकी चीजें पता है। अब दूसरा एक और ट्राइंगल है ये वाला, जिसके बारे में अभी तक हमें कुछ पता नहीं है। तो कुछ ट्राई करते हैं इस ट्राइंगल और इस बड़े ट्राइंगल की, क्योंकि यहां मुझे एक्स दिख रहा है जो मुझे चाहिए, तो इनके बारे में कुछ पता लगाते हैं। मैं ये छोटा ट्राइंगल पहले यहां बना रहा हूं, बालकों यहां ध्यान से देखना। ये थोड़ा सा डायग्राम मेरा अलग दिख सकता है, जिसका नाम है PRO, है ना, ट्राइंगल PRO, जिसमें यहाँ पे 5 दिया है, यहाँ 4 दिया है, यहाँ पे 3 दिया है। ओके, अब मैं ये बड़े वाले ट्राइंगल को बना रहा हूं, ऐसे बनाऊंगा कि दोनों थोड़े बहुत सिमिलर जैसे दिखे। ठीक है, गौर से देखना, आपको मजा आ जाएगा। तो यहाँ पे इस ट्राइंगल को भी मैं इसी तरीके से बनाना चाहता हूं, जिससे मुझे आंसर जल्दी मिल जाए। ठीक है, अब बच्चे ने कहा सर यहाँ पे O है तो यहाँ पे भी O लिखिए ना, क्योंकि आपको उसी टाइप का ट्राइंगल है। मैंने कहा तुझे पता है यहाँ 90 डिग्री होता है? यस, तो यानी कि 90 डिग्री कहाँ पे है? P पे है, ये पता चल गया। तो बाकी बचा T जो यहाँ पे है। कुछ तो लेंथ पता होगी, देखो जरा यहाँ पे आपको कौन सी लेंथ पता है? ये PO पता है। PO कितना था? 5। ओके सर, हमें ये ढूंढना है PT। अच्छा, तो PT जिसका नाम क्या रखा हुआ है? X। तो बच्चे ने एक बात बताई, सर क्या आपको नहीं लग रहा ये एंगल O कॉमन है? मैंने कहा हाँ। सर आपको ऐसा नहीं लग रहा यहाँ पे भी 90 था? यस यार, यहाँ पे एंगल R के पास तो 90 था ही। तो दो एंगल अगर इक्वल हो गए, इसका मतलब दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए? सिमिलर हो गए। और सिमिलर हो गए इसका मतलब साइड्स का रेशियो कैसा होगा? इक्वल होगा। ओहो, बच्चे का तो खुशी का ठिकाना ना रहा कि भाई हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं। 4 ट्राइंगल, एक है POT और दूसरा ट्राइंगल क्या है? ROP। ROP, दोनों ही ट्राइंगल में अगर आप देखोगे तो एंगल O कॉमन है, एंगल O इक्वल टू एंगल O। साथ में हम लिख सकते हैं ये एंगल P एंड एंगल R, एंगल P एंड एंगल R विच इज आल्सो इक्वल, दोनों 90 है ना, यहाँ पे इक्वल टू 90 लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बाय एंगल क्राइटेरिया ट्राइंगल POT इज सिमिलर विद ट्राइंगल ROP। अगर ये दोनों सिमिलर हो गए तो हर कोई जानता है बाय CPST, है ना, बाय CPST हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल, है ना, ट्राइंगल की कोरोस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो कैसा होता है? इक्वल होता है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं 4 अपॉन एक्स, 4 अपॉन एक्स, देखना ये साइड अपॉन ये साइड इक्वल टू 3 अपॉन 5, 3 अपॉन 5। अब कुछ सोच रहे होंगे सर आपने इस साइड के बारे में क्यों नहीं कहा? मैंने कहा भाई तुझे इस साइड के बारे में नहीं ढूंढना, तुझे एक्स के बारे में ढूंढना है। तो एक अननोन चीज तो बाकी की नॉन चीज होनी चाहिए, मतलब पता होना चाहिए। अच्छा सर एक्स उधर जाएगा बाकी सब इधर, तो जरा गौर से देखिएगा, 5 इधर जाएगा ना तो 5 4 जा 20 हो जाता है, और ये 3 नीचे जाएगा तो यहाँ पे 3 आ गया, और ये x ऊपर आ गया है, मतलब x की वैल्यू आपको 20/3 मिल चुकी है, मतलब ये आपका आंसर आ चुका है। चलिए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल स्टैटिस्टिक्स का, जिसमें यहां पे दिख रहा है फाइंड द मोड ऑफ दिस डेटा। क्या बात है, मोड की चर्चा कर रहे हैं। मोड के लिए तो हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ढूंढते थे, ये वाली। ओहो, तो ये हमारी क्या है? F1 है। ऊपर वाली F0, नीचे वाली F2, मतलब आसान चीज दी है भाई। और F1 मतलब ये मॉडल क्लास है, ये वाला हमारा मॉडल क्लास है भाई साहब। अच्छा, तो सर उसकी लोअर लिमिट हमारी लोअर लिमिट, हाँ तो ये हमारा L हो जाएगा। सर यहाँ पे गैपिंग 5 का दिख रहा है तो H कितना होगा? मैंने कहा 5 होगा। भाई मजा आ गया, अब तो सारी चीजें पता चल गई। मोड ढूंढना है जिसका फॉर्मूला होता है Z इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्या हो जाएगा? H। देखो जरा L की वैल्यू बताओ क्या थी? यहाँ पे L की वैल्यू आपको दिख रही है 30, लिख देते हैं, प्लस F1 माइनस F0, देखना F1 माइनस F0, बच्चे ने कहा 10 माइनस 9, उसे तो क्या लिखना यार। देखो 2F1, अरे भाई इसका डबल क्या होता है? 20 माइनस F0 एंड F2, मतलब कि 9 एंड
3 इंटू में h शायद यहाँ पे 5 था, यहाँ पे देखा जाए तो ये दिख रहा है 30 प्लस, देखो ये हो जाता है 1, तो ये 1 है, इंटू 5 मतलब 5, नीचे 20 माइनस 9 इज 11, 11 माइनस अगर आप 3 निकालोगे, देखो 11 माइनस 3 करने पर आपको मिलने वाला है 8। देखो 5 डिवाइड बाई 8 अगर देखा जाए ना तो सबको पता है यहाँ पॉइंट में ही डायरेक्ट आंसर चालू होगा, मतलब 50 है, तो अगर 8 6 48 होता है, तो अगर इसमें ऐड कर दो तो हमारा आंसर 30.6 मिल जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे सवालों से डील कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल, वो भी भाई साहब प्रोबेबिलिटी का। किसका दिया है? प्रोबेबिलिटी का। भाई इसमें तो मजे ही मजे होते हैं। नॉर्मली यहां दिया है सपोज वी थ्रो अ डाई वंस, एक बार डाइस थ्रो की, मैंने कहा सैंपल स्पेस मिल जाता है बालकों आपको 1 2 3 4 5 एंड 6। सभी जानते हैं भाई ये बहुत आसान सवाल हो जाएगा क्योंकि एक ही बार डाइस को थ्रो करने को बोला है ना। जब भी आपको आसान दिखे समझना उन्होंने वर्ड्स में खेला होगा। देखते हैं जरा वर्ड्स में कुछ खेला है कि नहीं, है ना। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर ग्रेटर देन 4? अच्छा, नंबर ग्रेटर देन 4, मैंने कहा देखो टोटल आउटकम 6 होता है, वो आप लिख दोगे फेवरेबल अपॉन टोटल, वो सब टोटल आउटकम 6 होते हैं, और 4 से बड़े नंबर कितने होते हैं भाई? 2, तो 2/6 मतलब 1/3, आंसर आ गया। ओहो, दूसरी इवेंट को भी ले लेते हैं। दूसरा सवाल दिया है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन और इक्वल टू 4? अच्छा, उन्होंने क्या क्या चांसेस है 4 या उससे कम आंसर आए। मैंने कहा ऐसे तो 4 ही चांसेस है आउट ऑफ 6। मैंने कहा यार 2 2 जा 3 2 जा, मतलब आंसर आ गया 2/3। तो इस तरीके से ऐसे सवालों से हम डील कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला सेक्शन। भाई साहब सेक्शन डी की बात करें तो 4 मार्क्स वाले सवाल यहाँ पे दिए हुए हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे हमें दिख रहा है प्रूव द थेल्स थ्योरम, है ना। इसका मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ऑलरेडी ये आगे के पेपर्स में एक बार आ चुका है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए, उसमें भी काफी अच्छे सवाल थे, है ना। यहाँ पे वापस वो थ्योरम कहा है तो मैंने कहा बढ़िया बात है भाई, है ना। हमने कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम भी ऑलरेडी एक बार प्रूव कर लिया है, वापस इसको एक बार देख लेते हैं ताकि आपके लिए अच्छा हो जाए। किसी ने नहीं देखा तो वो अच्छे से सीख ले, नहीं तो देखा है तो वापस रिवाइज कर ले, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत मतलब मैक्सिमम टाइम ये पूछा जाता है। इसको हम कह सकते हैं कि भाई ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्योंकि अब तक ये बहुत बार पूछा जा चुका है। हम कह सकते हैं 8 से 10 बार शायद पूछा जा चुका होगा, है ना। किसी भी बोर्ड के लिए काम का है, मतलब आप अगर सीबीएसई में पढ़ रहे हो तो भी काम का है, गुजरात बोर्ड में पढ़ रहे हो तो उसमें तो आपको दिख ही रहा है, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना सारा इंपॉर्टेंट आप समझ सकते हो। देखो अब इसमें क्या कहता है, ये थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट मैं आपको बता देता हूं। इसमें गिवन हम क्या लिखेंगे ये बता देता हूं, और हम, है ना, क्या शो करना चाहते हैं ये भी मैं बता देता हूं। जो स्टेटमेंट में बोलूंगा वो स्टेटमेंट भी आपको यहाँ ऊपर लिख देना है एज ए स्टेटमेंट, उसके बाद प्रूफ लिखना है। क्या होता है हमारे पास जगह की कंस्ट्रेंट होता है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, इसकी वजह से हम इस तरीके से लिखते हैं। बाकी चाहे तो प्लस स्लाइड करके भी लिख सकते हैं, बट नॉर्मली आपको पेपर हमारा समझाने का टारगेट होता है कि इस तरीके से बच्चा लिखे ताकि उसका अच्छा स्कोर हो सके और उसको कंटेंट को समझने की कोशिश करे। देखो यहाँ थेल्स थ्योरम क्या कहता है, इन अ ट्राइंगल, इन अ ट्राइंगल, तो मैंने तुरंत यहाँ पे ट्राइंगल बना लिया, है ना। यहाँ पे ट्राइंगल की बात करें तो यहाँ पे ट्राइंगल एबीसी है। इफ a side is parallel to one side of triangle, मैंने कहा देखो चलो मैंने parallel to one side of triangle बना लिया, मतलब मैं लिख सकता हूं इन ट्राइंगल ABC। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, DE पैरेलल BC, क्या दिया है, DE पैरेलल BC। अच्छा, एंड इंटरसेक्टिंग अदर टू साइड, है ना। अच्छा, देन इंटरसेक्टिंग अदर टू साइड इन इक्वल रेशियो। इसका मतलब कि वो साइड जब भी इससे पैरेलल होगी तो दूसरी दो साइड को इस तरीके से इंटरसेक्ट करेगी कि वो इक्वल रेशियो में आए। अच्छा, इसका मतलब तो ये हो गया इक्वल रेशियो, मतलब ये AD अपॉन DB, है ना। AD अपॉन DB इक्वल टू क्या हो जाएगा, AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। चलिए देखते हैं इसका प्रूफ कैसे होगा भाई, है ना। यहाँ पे अगर देखा जाए तो देखो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि सर आपको पता है हमें ट्रायंगल की एक ही बात पता थी, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट मतलब एरिया। अच्छा, तो यहाँ पे मैं उसको याद करवाना चाहूंगा कि भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल बच्चे को पता था जो होता है हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। सर ये AD DB ये सब दिख रहा है, उसको सपोज हम बेस मान लेते हैं, लेकिन हाइट तो दिख ही नहीं रही जो 90 डिग्री बनाती है। मैंने कहा भाई यहाँ नीचे तो ट्रायंगल भी नहीं दिख रहा, एक काम कर तू, है ना, इसको ज्वाइन कर, इसको ज्वाइन कर। क्या ज्वाइन किया, BNCD, तो यहां पे बच्चा लिखेगा ज्वाइन BENCD, जिससे यहां नीचे ट्रायंगल बन गए। सर हाइट अभी तक नहीं बनी। अच्छा, हाइट बनाने के लिए क्या करेंगे, यहां पे 90 डिग्री बना लेते, काम कर दे यहां से एंड यहां से क्या करेंगे 90 डिग्री बनाते हैं। अच्छा, मतलब एल्टीट्यूड बनाते हैं। तो यहां पे मैंने ड्रॉ किया, सपोज यहां पे है EM और यहां पे है DN, है ना। क्या किया मैंने, ड्रॉ, यहां पे हमने ड्रॉ किया
DN which is perpendicular to AC, DN which is perpendicular to AC, साथ में EM which is perpendicular to AB। अच्छा बच रहा सर, ये तो बढ़िया बात है। अब हमें हाइट मिल गई, इस लाइन के लिए हाइट हमें पता चल चुकी है, इस लाइन के लिए भी मुझे हाइट पता चल चुकी है। मैंने कहा बढ़िया बात है यार, अब तो आप कर सकते हो। देखो यहाँ पे ये AD एंड DB कहाँ दिख रहा है आपको, देखो AD एंड DB मुझे दिख रहा है इस ट्राइंगल में एज वेल एज इस ट्राइंगल में। अच्छा तो चलिए उस पे यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे उसका एरिया ले लेंगे, है ना। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या नाम है ऊपर वाले का, ADE। चलो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन में यहाँ पे इस ट्राइंगल का नाम क्या है, यहाँ पे देखा जाए तो DEB, है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB अगर देखा जाए तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। बचने का सर हमें पता है यहाँ पे बेस AD है, यहाँ पे बेस DB है। मैंने कहा यार लिख दे चल, यहाँ पे AD है, यहाँ पे DB है, लेकिन इस पूरी लाइन के लिए हाइट कौन है, यहाँ पे EM क्या है, EM। याद रखना आप यहाँ पे अगर आपने D की जगह कुछ और भी ले सकते हो, यहाँ पे भी अल्फाबेट है ना आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे भी हाइट क्या आएगी, EM। क्या आएगी हाइट, EM, क्योंकि देखो पूरी लाइन के लिए परपेंडिकुलर है। अगर इस ट्राइंगल की बात करें या इस ट्राइंगल की, है ना। अच्छा सर ये EM कैंसल, ये हाफ हाफ कैंसल, हमें मिलेगा AD अपॉन DB। मैंने कहा बिल्कुल आपको यही तो चाहिए था। देखो LHS मिल गया, मतलब बच्चे की खुशी का ठिकाना ना रहा कि सर इतनी जल्दी। मैंने कहा बिल्कुल यार। अब देख तू AE अपॉन EC, यही अपॉन EC मतलब ये ट्राइंगल और दूसरा ट्राइंगल ये वाला। चलो उसके एरिया का रेशियो लेते हैं, तो यहाँ पे एरिया ऑफ हो जाएगा ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या दिया है देखो DEC, DEC बच्चा जानता है फॉर्मूला भाई, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। यहाँ पे भी हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। देखो जरा यहाँ पे बेस क्या है, ये यहाँ पे है EC, लिख दो जरा। यहाँ पे था AE, यहाँ पे था EC, और हाइट सभी जानते हैं पूरी लाइन के लिए हाइट कौन है, DN। कौन है, DN। अच्छा सर DN कैंसल, ये दोनों कैंसल। मैंने कहा होनी चाहिए, कुछ भी कर लो होना ही चाहिए ये, तभी आपको आंसर मिलेगा AE अपॉन EC विच इज इक्वेशन 2। अब बच्चे ने कहा सर ये भी मिल गया, RHS भी मिल गया, सर कुछ भी करो इसे इक्वल करो। मैंने कहा देख जरा लेफ्ट हैंड साइड देख, ये सेम है लेकिन नीचे वाले में कुछ लोचा है, DEB DEC। अच्छा सर DEB मतलब ये वाला ट्राइंगल है, DEC मतलब ये वाला ट्राइंगल है। देखो आपको थोड़ा सा मैं है ना शेडिंग वगैरह करके दिखा देता हूँ। एक ये वाला ट्राइंगल है, और अगर दूसरे ट्राइंगल की चर्चा करें तो दूसरा ये वाला ट्राइंगल है। और आपको बता दूं दोनों ट्राइंगल का एरिया सेम होता है। अच्छा सर कैसे, मैंने कहा यहाँ पे आपको बता देता हूँ। आप एक काम कीजिए, यहाँ पे कोई भी एक हाइट ड्रॉ कीजिए। यहाँ पे अगर आपने हाइट ड्रॉ की है ना, यहाँ पे आपको दिखाई दे अच्छे से, इसलिए यहाँ पे आपको ऐसे परपेंडिकुलर है ना, डार्क कलर थोड़ा सा लेते हैं। अगर आपने हाइट ड्रॉ की तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे अगर मैं इसे कुछ बेस मान लूं, ठीक है, ये वाला हिस्सा अगर मैं बेस मान लूं इस ट्राइंगल का एंड इस ट्राइंगल का, तो आपको पता है हाइट तो सेम रहेगी क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस सेम होता है। तो दोनों ट्राइंगल के लिए हाइट सेम है एंड बेस भी सेम। कैसा है, बेस भी सेम। अच्छा सर इसका मतलब बेस एंड हाइट सेम हो तो एरिया कैसा मिलेगा, सेम मिलेगा भाई। अच्छा यहाँ पे मैं लिख देता हूं फिर भी है ना, ताकि बच्चे को पता चले कि साहब जी अगर देखा जाए तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर मैं BDE या फिर DEB लिख देते हैं, DEB निकालू, या फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर मैं DEC निकालू, दोनों ही इक्वल आएंगे बिकॉज इसका फॉर्मूला हो जाएगा हाफ ऑफ बेस क्या है D, बेस क्या है D, और इनटू में हाइट, हाइट का नाम क्या था, H था। क्या था, H था। अच्छा सर जी दोनों इक्वल मिल गए, यस दोनों इक्वल मिल गए। फिर तो मैं लिख सकता हूं भाई कि ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब उसके इक्वल वाली चीजें इक्वल हो जाएगी। इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो यहाँ पे फ्रॉम 1 and 2, इसे भी चाहो तो इक्वेशन 3 बुला के साथ में बोल देना। इस पर से हमें पता चला कि भाई AD अपॉन DB इक्वल टू क्या हो रहा है, AE अपॉन EC। तो ये आपका थियरम हो गया। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल की अगर चर्चा करें तो यहां पे दिया हुआ है डायगोनल AC and BD ऑफ ट्रेपेजियम ABCD विथ AB पैरेलल DC। मैंने कहा भाई गिवन दिया है, देखो जरा क्या दिया है, AB पैरेलल DC इन दिस क्वाड्रिलेटरल ABCD, मतलब ये ट्रेपेजियम हो गया।
अच्छा, इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, उसकी डायगोनल इंटरसेक्टिंग एट ओ यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया यूज करके हमें क्या करना है, ट्राई ये शो करना है। अच्छा, वी हैव टू शो, हमें प्रूफ करना है ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। सबसे पहले बनानी पड़ती है फोटो, मतलब डायग्राम। देखिए जरा यहाँ पे अगर डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे तो कुछ ऐसी बनेगी भाई, है ना। यहाँ पे हम कह सकते हैं ये हमें सर जी ट्रेपेजियम दिख रहा है जिसका नाम है एबीसीडी, और उसकी डायगोनल, अगर उसकी डायगोनल की चर्चा करें तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे उसकी डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है ओ पे। मैंने कहा यार तुझे पता है यहाँ पे ये दोनों पैरेलल है, मतलब यहाँ बनने वाला एंगल x यहाँ बनने वाला एंगल y से इक्वल होगा, यहाँ बनने वाला एंगल z यहाँ बनने वाले एंगल w से इक्वल होगा। अच्छा, मैंने कहा यस, इतना करते ही आपको दो ट्रायंगल सिमिलर मिल जाएंगे और बाद में आप उसकी साइड्स का रेशियो इक्वल कह सकते हो। ओके, चलिए ट्राई करते हैं। अगर प्रूफ की चर्चा करें कि भाई प्रूफ कैसे करेंगे, तो बच्चा जानता है सर फॉर ट्रायंगल एओबी एंड फॉर ट्रायंगल सीओडी। देखो जरा, फॉर ट्रायंगल एओबी एंड फॉर ट्रायंगल सीओडी, दोनों ही ट्रायंगल में हमें दिख रहा है एंगल एक्स एंड एंगल वाई इक्वल, एंगल एक्स इक्वल टू एंगल वाई विच इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अच्छा, साथ में z एंड w देखो जरा, एंगल z इक्वल टू एंगल w विच इज आल्सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अरे भाई ये भी एंगल ये भी एंगल, इसका मतलब हम कह सकते हैं भाई एंगल एंगल क्राइटेरिया ट्रायंगल AOB इज सिमिलर विद ट्रायंगल COD। सर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, फिर तो बढ़िया बात है। आप लिख सकते हो इस पर से बाय CPST, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर, हम कह सकते हैं या तो एंगल है तो इक्वल और साइड्स है तो प्रोपोर्शनल। सर हमें साइड की बात करनी है, मैंने कहा ठीक है तो साइड्स प्रोपोर्शनल लिख दो भाई कि भाई ये OA अपॉन OC इक्वल टू OB अपॉन OD। तो इस तरीके से ऐसे सवालों से आप आराम से डील कर सकते हो। चलिए देखते हैं अगला सवाल। यहां पे दिया है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। देखो एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो प्रोड्यूस कर रही है सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। कितने वो अभी तक पता नहीं है। चलो एक काम करते हैं, लेट नंबर ऑफ, है ना, हम कह सकते हैं नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन वन डे, एक दिन के अंदर जितने प्रोड्यूस कर पाएंगे उसे हमने नाम दे दिया एक्स, कि भाई एक दिन में एक्स टॉय वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय। अच्छा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, समझ रहे हो, ईच मतलब वन टॉय, ईच टॉय मतलब वन टॉय, एक टॉय की कॉस्ट क्या आ रही है। देखो उन्होंने कहा वो वाज 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय क्या थे x, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन वन डे। अरे इसका मतलब 55 माइनस x। उन्होंने आगे कहा है ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750, मतलब कि भाई टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहां पे दी गई है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या दिया हुआ है 750। मैंने कहा टोटल कॉस्ट कैसे मिलेगी, देखो एक दिन की कॉस्ट थी यहाँ पे, मतलब एक टॉय की कॉस्ट थी 55 माइनस एक्स इंटू कितने आप टॉय बना रहे हो, एक्स टॉय बना रहे हो, तो इंटू एक्स करोगे तो आपको 750 मिलेगा। अब बच्चे ने कहा इसको अंदर भेज दे, मैंने कहा बिल्कुल भेज दो। यहाँ पे हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। अगर मैं इनको इधर ले जाऊंगा तो आपको क्या मिलने वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। अच्छा, बच्चे ने कहा सर इसका मतलब है यहाँ पे हमें फैक्टराइजेशन लगाना पड़ेगा। बिल्कुल, देखो यहाँ मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना होता है, 750 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं, 750 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं कि माइनस 55 आ जाए। सर आपने ट्रिक बताई थी नीचे पॉजिटिव और ऊपर नेगेटिव हो तो दोनों नंबर नेगेटिव लेना, मैंने कहा बिल्कुल, तो यहाँ माइनस पहले से लगा देते हैं। देखो आप सभी जानते हो यहाँ पे हम एक बात जानते थे 25 इंटू 30 करने पर, है ना, 750 हो जाता है, मतलब माइनस 25 और माइनस 30 से माइनस 55 भी बन जा रहा है, मतलब हमारा काम हो गया। अब बच्चा इसे क्या लिखेगा पता है, माइनस 55 को ये लिखेगा माइनस 25x माइनस 30x प्लस
यहाँ पे 750 इक्वल टू 0। मैंने कहा भाई 4 टर्म आ गई, दो दो में से कुछ कॉमन निकाल। यहां से अगर मैं x को कॉमन निकालूंगा तो x माइनस 25, यहां से मैं माइनस 30 को कॉमन निकालूंगा तो x माइनस 25 इक्वल टू 0। अगर मैं इसको बाहर निकाल लूं तो x माइनस 25 इंटू एक्स माइनस 30 इक्वल टू 0। अब बच्चे ने क्या देखा, सर इफ प्रोडक्ट इज 0, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूं बाकी का हिस्सा कि प्रोडक्ट इज 0, वी कैन से आइदर फर्स्ट वन इज 0 और सेकंड वन इज 0। देखो ये उधर जाएगा x की वैल्यू 25 मिलेगी, या तो ये उधर जाएगा तो x की वैल्यू 30 मिलेगी। तो आपका आंसर आ चुका है। चलिए देखते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल दिया हुआ है और सम ऑफ 700, देखो ईपी का सवाल आ गया, सम आ गया मतलब ईपी का सवाल है। A sum of 700 rupees is used to give 7 cash prize। अच्छा 7 लोगों को प्राइस देने हैं तो नंबर ऑफ हम कह सकते हैं टर्म है 7 to the students of the school for their overall academic performance। Okay, each prize is 20 rupees less than the preceding prize। अच्छा हर एक प्राइस पिछले वाले प्राइस से 20 रुपीस कम है। मैंने कहा यार इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं मान लूं कि स्टार्टिंग में जो प्राइस है वो x है तो उसके बाद क्या होने वाला है समझिएगा। यहाँ पे हम समझ सकते हैं स्टार्टिंग में अगर प्राइस x रखा आपने पहला प्राइस तो दूसरा वाला हो जाएगा x माइनस 20 एंड सो ऑन, मतलब 20 कम होता जाएगा। उन्होंने कहा था 20 रुपीस कम होना चाहिए। अच्छा सर इसका मतलब यहाँ a की वैल्यू x है और डिफरेंस देखा जाए तो ये है माइनस 20। क्यों माइनस 20 सर? अरे भाई आप जो नंबर ऐड करते थे ना वो नेगेटिव वाला है। अच्छा ठीक है चलो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। ओके सर आपको पता है टोटल जो भी 7 प्राइस थे उसका अमाउंट क्या था 700। सर इसका मतलब एसएन दिया है तो किसका फॉर्मूला रखेंगे? एसएन का। मैंने कहा बिल्कुल शाबाश बच्चा लोग। देखो एसएन की अगर फॉर्मूला रखोगे तो आपको शायद ऐसा मिलेगा, एसएन इक्वल टू क्या होता था फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो एसएन की वैल्यू आपके पास है 700, जहां पे n की वैल्यू 7 है, यहाँ पे 2a मतलब 2x प्लस n माइनस 1। देखो n माइनस 1 मतलब n की वैल्यू देखो क्या है 7, 7 माइनस 1 6 होता है, और d की वैल्यू भाई d की वैल्यू माइनस 20 है। नेगेटिव नंबर देख के थोड़ा सा दुख हो रहा है बट चलेगा भाई। अच्छा देखो 7 डिवाइड में आएगा, 7 बोलेगा 100 ये 2 इधर आया तो क्या हो जाएगा, 2 इधर आते ही बोलेगा ये 200 है। अच्छा ये 2x है। देखो यहाँ पे इसका मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाता है 6 इंटू 20 बिकम माइनस 120। ये इधर जाके प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाता है बालकों 320। 2 डिवाइड में जाएगा तो इसे बना देगा 160, मतलब आपको पहला वाला प्राइस पता चल गया 160 है। अच्छा तो सर हमारा आंसर क्या होगा? मैंने कहा आपका आंसर आपको बता दूं, आपको पहला प्राइस पता चला 160 है, बाद में 20 रुपए कम करने हैं, मतलब नेक्स्ट प्राइस होगा 140, उसके बाद होगा 120, उसके बाद आप कह सकते हो 100, उसके बाद 80, उसके बाद 60, उसके बाद 40, उसके बाद कुछ नहीं। क्यों? अरे 7 ही प्राइस थे रे, 7 ही प्राइस थे, हो गए 7 प्राइस, है ना। इससे ज्यादा क्या पैसे तू बिगाड़ेगा, है ना, या फिर देगा बच्चे को। अच्छा आगे देखिए, आगे उन्होंने सवाल दिया हुआ है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज फलाना ढिकना फलाना ढिकना। अरे अरे यहाँ देखो द मीन इज 18। अच्छा चलो टारगेट लिख देते हैं भाई, मीन हमें दिया हुआ है 18, अच्छी बात है। एंड उन्होंने कहा फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, ये है मेन टारगेट हमारे सवाल का कि हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी चाहिए f। नॉर्मली 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले सवाल भी बहुत फेमस है, लेकिन बेसिक वालों को उसको इग्नोर करके बेसिक सवाल दिए गए है ना, एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला जो नॉर्मली आसान होता है। देखो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है, ये एक्स क्लास दिया है, ये फ्रीक्वेंसी दी है, मैंने कहा उस पर से मैं एक्स आई ढूंढूंगा, ये हमारी एफ आई थी, और ये क्लास पर से हम क्या ढूंढेंगे एक्स आई। देखना जरा 11 to 13, मैंने कहा भाई यहाँ 11 to 13 मतलब 2 का गैपिंग, मतलब इससे एक साइड इधर ले लो या इससे लेफ्ट साइड ले लो एक स्टेप तो हमारा आंसर मिल जाता है। हमें दोनों का प्लस डिवाइड बाई 2 करने की जरूरत नहीं है, बच्चा जानता है 11 प्लस 1 12, तो ये हमें मिल गया एक्स आई। अच्छा सर तो 13 प्लस 1 14, ओहो सर ये तो आसान हो गया। मैंने कहा भाई 2 का गैप है, डायरेक्ट 2 ऐड कर दे तो यहाँ पे हो जाएगा 16, यहाँ पे 18, बाद में 20, बाद में 22, बाद में 24, डायरेक्ट सर यस। तो हमें यही तो करना है भाई, मैथ्स क्यों पढ़ता है बंदा, ताकि बच्चा है ना कुछ ब्रेन को डेवलप कर सके, लॉजिक कनेक्ट कर सके, लॉजिक सीख सके, है ना। चलिए अब देखिए जरा एक्स आई मिल गया, सर अब क्या करेंगे? मैंने कहा एक काम करते हैं, यहाँ पे हम यूज करेंगे है ना एज्यूम मीन मेथड। अच्छा सर किसे एज्यूम मीन लोगे? मैंने कहा इसी को ले लेते हैं। अच्छा क्यों? क्योंकि भाई मजा आएगा अगर इसी को ले लेंगे, क्योंकि मीन पता है तो उसी के जैसा लेना चाहिए, थोड़ा मजा आने वाला है। अच्छा तो देखो ये मिलते ही बच्चा ढूंढेगा डी आई विच इज होता है क्या होता है एक्स आई माइनस ए। देखो एक्स आई माइनस ए करोगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे होने वाला है -6, यहाँ पे होने वाला है -4, यहाँ पे होने वाला है -2, यहाँ 0, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ पे 6।
बच्चे ने कहा सर फिर ढूंढना होता है FIDI। मैंने कहा बढ़िया बात है, चल करके बता। FIDI देखो 7 6 क्या होता है -42, 6 4 क्या होता है भाई यहाँ पे 24, है ना। अच्छा वो भी माइनस वाला। 9 2 होता है -18। अच्छा यहाँ पे देखो जरा 13 इंटू 0 0। अच्छा F इंटू 2 2F। देखो यहाँ पे 5 4 20, 4 6 24। मैंने कहा सबका प्लस करो। देखो यहाँ पे सबका प्लस करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा सिग्मा FIDI। मैंने कहा साथ में आपको जरूरत पड़ने वाली थी सिग्मा FI की भी। अच्छा सर ये क्या होगा? मैंने कहा करके देखो जरा। 5 + 4 9, 9 + 13 is 22 माय डियर। 22 प्लस 9 इज 31, 31 प्लस अगर आपने 6 किया 37, 37 प्लस 7 होता है 44, प्लस यहाँ पे ये F जो बेचारा आपने छोड़ दिया था उसको लिखना पड़ेगा। किसी को छोड़ सकते नहीं है माय डियर। अगर आप यहाँ पे ट्राई करोगे इन सब के एडिशन की तो ये देखो 24 - 24 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा ये 20 में से 18 जाएंगे, 2 बचेगा। 2 में से अगर आप 42 माइनस करने जाओगे तो -40 बचेगा और एक बच गया प्लस में 2F। अच्छा सर मिल गया? मैंने कहा क्या मिल गया? अभी आंसर थोड़ी मिला है, अभी तो हमने कैलकुलेशन थोड़ा सा किया है। अब हम क्या करेंगे, ये मीन का फॉर्मूला जो है ना, मीन का फॉर्मूला रखेंगे। अच्छा सर x बार इक्वल टू होता है नॉर्मली A प्लस सिग्मा FIDI अपॉन सिग्मा FI। मैंने कहा देख ये 18 था, ये भी 18 था, ये क्या है? ये है -40 प्लस 2F। अच्छा नीचे क्या है? सिग्मा FI। सिग्मा FI इज 44 प्लस F, 44 प्लस F। देखो ये उधर जाते ही माइनस होगा तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे। अगर ये इस तरफ बाद में गया जीरो के पास तो जीरो हो जाएगा। अच्छा फिर -40 इधर जाएगा तो +40 हो जाता है क्योंकि ये है ना माइनस में से प्लस होने गया है। इक्वल टू 2F। अगर 2 डिवाइड में गया तो ये हो जाता है 20 सा। इसका मतलब F की वैल्यू आपको 20 मिल चुकी है। क्या मिल चुकी है? 20 मिल चुकी है। तो इस तरीके से ऐसे सवालों से हम डील कर सकते हैं। अगले सवाल की अगर चर्चा की जाए बच्चा लोग तो यहां पे दिया हुआ है साइज ऑफ एग्रीकल्चर वगैरह 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 200 फैमिलीज। और 200 फैमिलीज देखो नंबर ऑफ फैमिलीज उन्होंने बता दिया भाई n इक्वल टू सिग्मा FI इक्वल टू 200। चलो बढ़िया बात है। क्या कहा है उन्होंने? क्या कहा है उन्होंने? लास्ट में लिखा है फाइंड द मीडियन। मैंने कहा भाई मीडियन के लिए हमें n/2 करना होता है। 200/2 करोगे तो आपको मिलेगा 100। मैंने कहा देख यहाँ पे अगर 100 मिल गया तो अब आपको पता होना चाहिए यहाँ गैपिंग कितना है भाई। h की वैल्यू देखो 5 है। क्या है? 5 है। ओके देखो मीडियन में हम सबसे पहले क्या ढूंढते थे? CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अच्छा सर ये क्या होती थी? मैंने कहा देखो 10 10 + 15 क्या होता है? 25 25 + 30 करके बताओ 55 55 + 80 बताओ 135। अगर इनको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 175, इन्हें ऐड करोगे तो हो जाएगा 195, इन्हें ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 200। सर ये सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी है। मैंने कहा यहाँ भी भैया देख दोनों का आंसर सेम आ रहा है, मतलब आपने कैलकुलेशन में कोई लोचा मारा नहीं। आप ऐसे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। अच्छा सर हमें ये मिल चुका है, अब क्या करें? मैंने कहा 100 कहां पे लाई करता है, यहाँ पे या यहाँ? सर यहाँ पे लाई करता है। मैंने कहा बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलो तो ये हमारा मीडियन क्लास हो गया। सर तो उसकी लोअर लिमिट हमारी लोअर लिमिट, यस उसकी फ्रीक्वेंसी हमारी फ्रीक्वेंसी, और प्रीसीडिंग क्लास की है ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो आप फॉर्मूला लगाते हैं और मीडियन को ढूंढ के आगे बढ़ते हैं। देखो मीडियन मतलब कैपिटल M इक्वल टू क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। चलो वैल्यू डालो रे। L की वैल्यू क्या थी? 15। अच्छा n/2 देखो n/2 आई थिंक हमारे पास था 100 माइनस देखो n/2 था 100। देखो CF क्या था? 55। ओके यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी बताओ क्या है? 80। ओके चलो H की वैल्यू बता दो यार। H की वैल्यू हमें यहाँ पे दिख रही है, देखो 5 5 का गैपिंग है मतलब 5 दिख रही है। अच्छा बच्चे ने कहा सर क्या आप जानते हो 5 16 * 80। अच्छा देख इन दोनों का माइनस करके बता। ये हो जाएगा 45, नीचे हो जाएगा 16। देखो अगर आप यहाँ पे ट्राई करोगे तो आपको मिलेगा है ना, हम कह सकते हैं 16 2 * 32। अच्छा उसके बाद जो बचेगा यहाँ पे 13, उसकी वजह से आपको मिलेगा 8 * अच्छा दोनों को ऐड करो जरा 17.8 है ना, अप्रोक्स हमारा आंसर आएगा 17.8। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल प्रोबेबिलिटी का। इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी कि प्रोबेबिलिटी के सवाल इतने सारे दिए हैं। बच्चा 10th में जो स्कोर कर सकता है ना, वो मुझे नहीं लगता कि कोई है ना 9th में या 11th में भी कर सकता है। इतने अच्छे पेपर है ये। अच्छा देखा जाए तो देयर आर 5 व्हाइट बॉल, 7 रेड बॉल, 4 ब्लैक बॉल एंड 2 अच्छा ब्लू बॉल। अच्छा देखो जरा ये क्या दिया है? 5 व्हाइट है ना, 7 रेड। अच्छा क्या है ये? अच्छा बॉल्स दिए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है? 4 ब्लैक बॉल दिए हैं, कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद 2
ब्लू बॉल दी है। मैंने कहा भाई टोटल कितने हैं ये बताओ। टोटल की अगर चर्चा करें तो यहाँ पे देखो जरा, 4 और 2 6, 6 और 7 क्या होते हैं 13, 13 और 5 क्या हो जाता है 18, मतलब टोटल 18 बॉल है। ठीक है भाई। अच्छा आगे बढ़ा जाए तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि भाई वन बॉल इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, बॉक्स में से एक बॉल किसी ने उठा लिया। अच्छा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज आइदर व्हाइट और ब्लू, मतलब उनका टारगेट है व्हाइट और ब्लू। मैंने कहा बढ़िया है भाई। तो यहाँ पे पहले सवाल में क्या हो जाएगा, मैंने कहा यार नीचे तो टोटल आउटकम होते हैं जो होंगे 18, और फेवरेबल की बात करें तो फेवरेबल में क्या हो जाएगा, देखो 5 + 2 7। ओके, तो पहले का आंसर आ गया। मैंने कहा देखो दूसरे की अगर चर्चा करें तो यहाँ पे भी हमें पता है नीचे तो 18 ही रहने वाला है। दूसरे में क्या बोला है, आइदर रेड और ब्लैक। क्या कहा उन्होंने, रेड और ब्लैक। मैंने कहा यार 7 और 4 11, मतलब आंसर आ गया। अच्छा प्यारे, सवाल देख कितने अच्छे हैं, है ना। यहाँ पे देखो तीसरा सवाल, नॉट व्हाइट। उन्होंने कहा व्हाइट नहीं चाहिए, तो मैंने कहा बाकी सब चाहिए। यस। अच्छा तो 4 और 2 6, 6 और 7 13। ओहो, तो हमारा आंसर आ गया 13 आउट ऑफ 18। मैंने कहा बढ़िया बात है। चलो आगे बढ़ते हैं इसके बाद इस चौथे सवाल पे। तो चौथा उन्होंने दिया है नाइदर व्हाइट नॉर ब्लैक। अच्छा स्पेलिंग में थोड़ा सा उन्होंने लिखने में है ना कुछ कर दिया है गलती, चलो कोई इशू नहीं है। हमें ये देखना है ना व्हाइट चाहिए ना ब्लैक चाहिए, मतलब क्या चाहिए। बच्चे ने कहा या तो रेड चलेगा या तो ब्लू चलेगा। मैंने कहा 7 और 2 9। अच्छा तो आपको आंसर मिल जाएगा 9 आउट ऑफ 18। 9 2 मतलब आंसर इज 1/2। तो आपका आंसर आपके सामने आ चुका है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल की बात करें, देखो क्या दिया है, 5 कार्ड्स 10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड। कितने कार्ड है भाई, 5 कार्ड है। ओके, मतलब टोटल आउटकम पता चल गया 5 है। क्या दिया है, आर वेल सफर्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स, मतलब उनको ऐसे उल्टा करके रख दिया ताकि कोई देख ना ले कौन सा कार्ड है। अच्छी बात है भाई। वन कार्ड इज, क्या किया उन्होंने भाई, पिकअप एट अ रैंडम, एक कार्ड उठाया चलो रख दिया। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज क्वीन। भाई उन्होंने पहले सवाल में पूछा क्वीन होने के क्या चांसेस है, मैंने कहा रानी होने के चांसेस क्या है। मैंने कहा क्वीन तो एक ही देखी थी, 1 आउट ऑफ 5। ठीक है भाई। चलो दूसरे वाले में उन्होंने कहा इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, जो क्वीन उठाई और साइड में रख दी, क्वीन उठा के उन्होंने साइड में रख दी। कितने कार्ड बचे, पहले 5 थे अब कितने बचे, 4 बचे। अच्छा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड कार्ड पिकअप इज एन एस। अच्छा इक्का हो जाए, देखो उसमें उन्होंने 2 सवाल दिए, तो मैंने कहा ठीक है भाई, तो इसको मैं है ना सी प्रोबेबिलिटी C1 बुला लेता हूं, यानी B1 या B2 भी बुला सकता था, C1 C2 बुला लेते हैं ना दोनों केस को। उन्होंने कहा था क्या प्रोबेबिलिटी है वो इक्का हो, मैंने कहा इक्का एक ही है आउट ऑफ 4 कार्ड। और दूसरा उन्होंने कहा था क्वीन होने के क्या चांसेस है, मैंने कहा 0 चांसेस है। क्यों, इम्पॉसिबल इवेंट है, क्वीन तो आपने साइड में रख ली, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0, है ना। तो अगर आगे देखा जाए तो यहाँ पे हमारा पेपर खत्म हो चुका है। आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर, है ना, सीइंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को भी दिखा सकते हो ताकि वो भी कुछ कंटेंट इसमें से सीखे और सभी को कुछ फायदा मिले। थैंक यू एवरीवन।